देखें तो जो ऊपर के हमारे 7 जिले हैं, यहाँ पे 500 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। जयपुर, जहाँ पे सर्वाधिक, जयपुर जिले में 2000 से ज़्यादा केसेस हैं। कोटा, झालावाड़, जोधपुर, करौली, अलवर एंड धौलपुर, इन जगहों पर केसेस ज़्यादा आए हैं, 500 ज़्यादा। और अन्य जिलों में भी बीकानेर और उदयपुर, चूरू, बाड़मेर में भी केसेस आए हैं। तो ये केसेस है। हालांकि इसमें एक सुखद जो स्थिति है, बेटर स्थिति हुई कि अब जो कार्रवाई करी गई है पिछले कुछ समय से, बहुत इफेक्टिव कार्रवाइयाँ विभाग के द्वारा करी गई है और प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं, उससे संख्या में कमी आने लगी है। नेक्स्ट लीजिए। यदि हम गत 7 दिन का देखें तो जो ओपीडी है हमारे विभिन्न जिला चिकित्सालयों में, वो ओपीडी जो पीक था 84,000 का, वो अब लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड होकर के लगभग 65,000 के करीब आंकड़ा हो गया है, जो कि लगभग 20 से 25% का डाउनफॉल है। उसी के साथ यदि हम आईपीडी भी देखें, नेक्स्ट लीजिए, तो आईपीडी भी जो पीक थी, ये आईपीडी मीन्स जो एडमिशंस हुए हैं, वो पीक था सर 5 या 6 दिन पहले 13,000 का। ये भी अब घट करके और कल 10,398 एडमिशंस हुए हैं। ये सभी प्रकार के एडमिशंस हैं और इसमें भी लगभग ये 20% की कमी पिछले 6 दिनों में देखने में आई है। नेक्स्ट लीजिए। सिमिलरली जो मौसमी बीमारियां हैं, उसके जो एडमिशंस हो रहे हैं, उसमें जो पीक हमारा आंकड़ा था जिला चिकित्सालयों का और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स का, वो 3248 एडमिशंस हुए थे 28 अक्टूबर को, और अब वो लगातार उसमें कमी आई है और कल 2389 एडमिशंस हुए हैं। अगेन लगभग 25% की कमी इसमें हमें देखने को मिली है पिछले 6 दिनों में। और डेंगू की जो एडमिशंस हैं, वो पीक हमारा 794 था और उसके बाद से लगातार घट करके कल 616 एडमिशंस विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। तो ये भी लगातार एक कमी हम देख रहे हैं, जो लगभग 15 से 20% की कमी है। ये सर ऑन द कॉन्ट्ररी हमने लगातार ये प्रयास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि प्रत्येक केस यदि उसको डेंगू हो सकता है तो उसकी हम जांच करें, उसका प्रॉपर इलाज करें। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने डेंगू के केसेस की सैंपलिंग और टेस्टिंग के बारे में बहुत फोकस किया है और उसको लगातार हम बढ़ा रहे हैं। और इसी कारण से जो हमारी पॉजिटिविटी है जो डेंगू केसेस में, वो भी कम हुई है। और यदि हम ये देखें तो पिछले 27 अक्टूबर से अब तक हम जो टेस्टिंग है वो लगभग 2.25 गुना कर चुके हैं। यदि इससे भी कुछ दिनों पहले चलें तो हम 3 से 4 गुना इस टेस्टिंग को लेके गए हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में पहुंच रहा है और वहां पर यदि उसको डेंगू लाइक इलनेस है तो उसका सीबीसी टेस्ट भी हम करवा रहे हैं और साथ साथ उसका एलिसा टेस्ट भी करा रहे हैं, ताकि उसका डेंगू होने की स्थिति को क्लियरली पता चल सके। इसमें सर मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि व्यक्ति को डेंगू लाइक सिम्टम्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट, चूंकि डेंगू का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी बहुत विस्तार से हमारे फील्ड में सभी डॉक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल टेस्ट रिजल्ट हम उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दें, जिसके बारे में भी विशेषज्ञ विस्तार से बताएंगे। और ये चीज लगातार कही गई है डॉक्टर्स को, ब्लॉक सीएमओ तक के जो वीसी करी गई थी उसमें उनको इस बारे में अवगत कराया गया था। बहुत विस्तार से कहा गया था कि टेस्ट और टेस्ट के रिजल्ट की वेट नहीं करनी है। इवन जो सीबीसी टेस्ट से हम प्लेटलेट्स काउंट लेते हैं वो भी उतना क्रिटिकल नहीं है, बल्कि अन्य पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनकी ओर ध्यान देकर के और ट्रीटमेंट हमें तुरंत स्टार्ट कर देना है। तो सैंपलिंग फिर भी हम बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी निर्देश दिए थे कि टेस्टिंग या सैंपल न सिर्फ उन पेशेंट का जो हॉस्पिटल अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, उस सर्वे के दौरान यदि कोई बीमार व्यक्ति घर पे पाया जाता है और वो उस हाई रिस्क एरिया में है जहाँ पे ऑलरेडी डेंगू केसेस हैं, तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि उसको भी डेंगू होगा। तो ऐसे लोगों की सैंपलिंग हम वहीं पर ही कर लेंगे। तो इसके भी निर्देश दिए गए हैं। और मैं सभी जो हमारी मेडिकल की टीम्स इस वीसी से जुड़ी हुई हैं और आज सुन रही है, उनको पुनः इस चीज को रिएम्फसाइज करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल आने वाले लोगों की ही सैंपलिंग और टेस्टिंग नहीं हो, बल्कि फील्ड में भी हाई रिस्क एरियाज में जो डेंगू लाइक सिम्टम्स हैं व्यक्तियों के, तो उनकी भी सैंपलिंग और टेस्टिंग करी जाए। तो ये कार्य भी हमें तुरंत प्रभाव से करना है। नेक्स्ट।
ये सर जो पॉजिटिविटी है उसको यदि हम देखें तो 29 तारीख को 8.63% हमारी पॉजिटिविटी थी, वो अब ग्रेजुअली कम होकर के 6% पे आ गई है और इसमें लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं और मैं आशा करता हूं सर कि आगामी समय में ग्रेजुअली इसमें और फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड कम हो रही है। हमारी लगभग 29 तारीख को 600 केस थे, कल 456 केस आए और इसमें एक ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए। जो घर घर सर्वे किया जा रहा है नेक्स्ट, उसमें भी आगे वाले लीजिए। ये विभिन्न जिलेवार स्थिति है सर, बट जस्ट मैं समरी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कुल 26,152 टीम्स फील्ड में काम कर रही हैं और इन 26,152 टीम्स के द्वारा 44,23,000 घरों का सर्वे किया गया है और उसमें 1 लाख घरों में लार्वा पाया गया है। और ऐसे घरों में जहां लार्वा पाया जाता है तो उनको हम कंटेनर्स को खाली करवाते हैं। 1,18,000 कंटेनर्स ऐसे पाए गए हैं जिसमें लार्वा था, तो उस प्रकार के कंटेनर्स को खाली करवाया गया। इसमें फील्ड में ये डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए जा रहे हैं कि हम कैसे लार्वा की पहचान करें। जो सर्वे टीम जा रही है वो भी, अभी प्रशासन गांव के संघ के कैंप्स चल रहे हैं उसमें भी प्रदर्शन किया जा रहा है और आम आदमी भी अपने जो पानी के कंटेनर्स हैं, भले वो पानी की टंकी हो, वाटर कूलर हो अथवा और छोटे मोटे कंटेनर्स जिसमें पानी भर के रखते हैं, इवन जो चिड़ियाओं के लिए जो हम घरों में पानी टांगते हैं उसमें भी मच्छर हो सकते हैं, तो उसमें लार्वा आप देख सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति है तो उसको एक बार पूरा क्लीन करके सुखा करके हम चाहें यदि जरूरत है तो पुनः भर लें, परंतु इस चीज को देखने की जरूरत है। इसमें सर हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो एंटेमोलॉजिकल सर्विलांस हम करते हैं और ऐसे एरियाज जहां पे 5% से ज्यादा एक हाउस इंडेक्स इसमें कैलकुलेट किया जाता है और यदि 5% से ज्यादा घरों में ये लार्वा पाया जाता है तो वो एरिया हमारे लिए एक इंटेंसिव एक्टिविटी का एरिया बन जाता है। और ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनको और फोकस तरीके से काम करने की जरूरत हो जाती है सर। अभी वर्तमान में जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर इन जिलों में 5% से अधिक घरों में जहां पे सर्वे किया गया है वहां पर लार्वा पाया गया है। तो इन जिलों में बहुत इंटेंसिव एक्टिविटीज की जरूरत है और इसके साथ ही जोधपुर और कोटा में भी केसेस काफी लगातार पिछले दिनों में आ रहे हैं, तो उनमें भी इंटेंसिव एक्टिविटीज की जरूरत है। इसके साथ ही मैं जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं उनको ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो हाउस टू हाउस सर्वे टीम्स कर रही है तो उनसे ये सुनिश्चित करें कि एक टीम के द्वारा मिनिमम 50 घरों का सर्वे किया जाए ताकि उस टीम का जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम इंश्योर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो हाउसेज हैं उनको हम अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट लीजिए। फॉगिंग एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है और फॉगिंग के लिए वर्तमान में नगर पालिकाओं द्वारा मैसिव स्तर पे फॉगिंग करवाई जा रही है जहां पर भी इस प्रकार के केसेस हैं। इसके साथ ही कुछ फॉगिंग मशीन्स मेडिकल की टीम्स के पास भी हैं। म्युनिसिपैलिटी के पास जो फॉगिंग मशीन्स है वो काफी बड़ी हैं, हायर कैपेसिटी की हैं, जबकि मेडिकल टीम के पास जो फॉगिंग मशीन्स है वो हैंडल्ड मशीन्स है, तो वो एक घर में फॉगिंग कर सकती है। तो इस प्रकार की कुल 1171 फंक्शनल फॉगिंग मशीन्स हमारे पास विभिन्न जिलों में हैं, जिसका डेटा यहाँ पर है, मैं शेयर भी कर लूंगा सभी कलेक्टर्स की सुविधा के लिए। तो इन फॉगिंग मशीन्स का लगातार उपयोग विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है। जिलों में जो कलेक्टर्स हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो इस चीज को मॉनिटर कर लें, रिव्यू कर लें और आपके स्तर से भी आप जहां पर भी ज्यादा प्रेवलेंस है वहां पे इन फॉगिंग मशीन्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम सुनिश्चित करें तो हमारी स्थिति और बेहतर होगी और हम इफेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन कर पाएंगे। जो विभिन्न फोकस एरियाज हैं हमारे टू हैंडल दिस सिचुएशन, उसको समराइज मैंने इस स्लाइड में करने की कोशिश करी है। उपचार के प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक रिटन सर्कुलर भी जारी किया गया है जो एसएमएस के एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया था, तो वो आप सभी लोगों को भिजवाया गया है। अभी पुनः इस बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। सर इसके अलावा हमने मेडिकल कॉलेजेस से टीम्स बना करके और प्रत्येक जिले में
जो एक्शन हम ले रहे हैं उनकी ऑडिट के लिए भेजी थी। ये टीम्स में पीएसएम के जो प्रोफेसर हैं वो भी थे, डायरेक्टरेट से अधिकारी भी थे, और जो मेडिसिन के जो सीनियर प्रोफेसर हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस में डील करते हैं वो भी थे। तो इन्होंने प्रिवेंटिव जो कार्रवाई की जा रही जिलों में उसका भी ऑडिट किया, और उसके साथ साथ जो क्यूरेटिव है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है उसका भी ऑडिट किया है, और जिले के जो चिकित्सकगण हैं उनके साथ विस्तृत बैठक करी है, और उसके माध्यम से हमने सारी स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही एक संभागवार हमने मेडिकल कॉलेज स्तर के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें मेडिसिन के जो सीनियर प्रोफेसर हैं 2 और एक पीडियाट्रिशियन जो सीनियर प्रोफेसर हैं, उनका एक टीम बना करके हमने रेफरेंस के लिए या एडवाइजरी और गाइडेंस के लिए ग्रुप बनाए हैं। तो ये फील्ड में जो हमारे चिकित्सक हैं उनके लिए ये सुविधा के लिए बनाया गया है कि वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके और कोई भी गाइडेंस या हेल्प चाहिए हो तो वो टेलीफोन पे तुरंत ले सकते हैं। इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय ने जब समीक्षा करी थी 23 तारीख को, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सभी मेडिकल के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके अवकाश भी रद्द कर दिए थे, और साथ ही 24 आवर कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पॉन्स टीम की स्थापना भी हमने कर रखी है, ताकि किसी भी प्रकार का यदि कहीं आउटब्रेक की स्थिति हो, हाई प्रेवलेंस हो, तो तुरंत ये रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहां पर जा रही है और वहां पर प्रिवेंटिव एक्शन और क्यूरेटिव एक्शन दोनों ले रही हैं। मेडिसिन की सर मैं निवेदन करूं, कहीं कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन जो इसके ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है वो हमने उपलब्ध करवा रखी है। घर घर सर्वे कार्य किया जा रहा है, और हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई कर वहां पे ज्यादा फोकस्ड एक्टिविटीज भी हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि डेंगू के लक्षण यदि पाए जाते हैं तो फील्ड में ही उनके सैंपल भी लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। लार्वा प्रदर्शन, फॉगिंग और डीडीटी स्प्रे, ये भी हमारे प्रिवेंटिव एक्टिविटीज का पार्ट है जो काफी मैसिव ढंग से कर रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि 26,000 टीम्स हैं, लोकल बॉडीज भी जो हमारी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, वो एवं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हैं मिल करके फॉगिंग और जो फील्ड में क्लीनिंग एक्टिविटीज को काफी इंटेंसिवली टेकअप कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की जो मच्छर जहाँ पे प्रजनित हो सके उस एरिया को हम मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट सर, मैं श्रीमान की अनुमति से जो मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर 14 नवंबर से प्रारंभ किए जा रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण को और फील्ड के अधिकारियों को और इस बैठक से ऑनलाइन जुड़े हुए विभिन्न जो हमारे मीडिया के कर्मी और आमजन है उनको जानकारी देना चाहूंगा। वर्तमान में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं उसमें हमारे चिकित्सकगण और पैरामेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, परंतु उसी के साथ अब एक 14 नवंबर से विभाग द्वारा एक मैसिव अभियान और चलाया जाना है, जो कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर इसमें शिविर आयोजित किए जाएंगे। वो शिविर हम या तो पीएससी पर अथवा उप स्वास्थ्य केंद्र पर अथवा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर अथवा स्कूल्स, जो भी सुविधाजनक स्थान होगा वहां पर आयोजित किए जाएंगे। ये एक लार्जर लेवल के हेल्थ कैंप्स होंगे जिसमें जो प्रिवेंटिव एक्शन है या ट्रीटमेंट है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, और जो स्क्रीनिंग है बच्चों की भी हम मैसिव लेवल पे स्क्रीनिंग करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें एनीमिया और जो माल नरिश बच्चे हैं उनको भी हम स्क्रीन करेंगे। देख लेना का फोन है। इसके साथ ही जो एंटीनेटल स्क्रीनिंग, जननी सुरक्षा योजना, इन सभी के बारे में हम विस्तार से उनको अवगत कराएंगे। नेक्स्ट लीजिए। कुपोषित बच्चों की पहचान, आंखों की जांच और मोतियाबिंद की पहचान, तो इन शिविरों में हम जो नेत्र विशेषज्ञ अथवा नेत्र सहायक है उनको भी भिजवा रहे हैं, जो कि आंखों की जांच करेगा। यदि किसी को कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, उसकी पहचान करेंगे, और यदि आंखों की नजरों की शिकायत है, आंखें कमजोर है, तो उसकी भी जांच करके पहचान करी जाएगी। और उसके अलावा सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग, इसके बारे में कोविड और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट लीजिए। ये इसमें मानव संसाधन हम उपलब्ध करवाएंगे सर पंचायत स्तर पर। फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन,
स्त्री रोग विशेषज्ञ जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी वहां पर रहेंगे, डेंटिस्ट जो दांतों की जांच करेंगे वो भी रहेंगे, और नेत्र रोग सहायक भी वहां पर रहेंगे। इसके अलावा आयुष चिकित्सक भी रहेंगे, और इनकी सहायता के लिए जो भी पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होगी वो, और जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हमारे आशा सहयोगी स्वास्थ्य मित्र हैं वो भी रहेंगे। तो एक प्रकार से ये जो स्पेशलिटीज हैं, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ और नेत्र सहायक, तो ये 5 विशेषज्ञ हम पंचायत स्तर पर इसकी सुविधा इन शिविरों में उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही जो पीएचसी स्तर पर जो जांचें होती है उसमें माइक्रोस्कोप, 3 पार्ट सेल काउंटर जो सीबीसी मशीन होती है, सेमी ऑटोनाइजर, ईसीजी मशीन, ये सारी सुविधाएं भी हम वहीं पर उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा सके। इसके साथ ही शिविर स्तर पर एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी, तो यदि कोई व्यक्ति वहां पर आता है जिसको तुरंत हायर सेंटर पर भेजने की जरूरत होगी तो राज्य सरकार के स्तर से जो एम्बुलेंस वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी उससे निःशुल्क उसको हायर सेंटर पर रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके साथ ही वहां पर हम टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें जो विशेषज्ञ मौके पर उपलब्ध नहीं है जैसे ईएनटी, स्किन, साइकियाट्री और ऑर्थो, तो वो जिला चिकित्सालय स्तर से, और जो सुपर स्पेशलिटीज हैं न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इनकी सुविधाएं, कंसल्टेशन की सुविधा टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्तर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही सर जो केसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे जिनको हायर लेवल पर ले जाकर के सर्जरी की नीड है, अथवा जो मेडिकल बोर्ड द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र दिया जाना है उसकी जरूरत है, तो उनके लिए मेगा कैंप हर 2 माह में हम ब्लॉक लेवल पर अथवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर आयोजित करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उनको जो भी सर्जिकल नीड्स हैं, भले वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना हो, आरसीटी करवानी हो दांतों में या दाढ़ में, पाइल्स का ऑपरेशन करना हो, या अन्य किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करनी हो, तो उनको ये सुविधा इन ब्लॉक स्तरीय मेगा कैंप्स में दी जाएगी। नेक्स्ट लीजिए। तो ये सारी कार्रवाई है जो होगी। इसके साथ ही सर मैं समाप्त करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो आरजीएचएस स्कीम है उसमें आईपीडी पहले ही लागू हो चुका था। कल से हमारा जो ओपीडी में भी आरजीएचएस के तहत निःशुल्क सुविधा निजी और सरकारी चिकित्सालयों में प्रारंभ की जा चुकी है। कल ये देखने में आया था कि कई चिकित्सकों द्वारा अभी भी आरजीएचएस में पोर्टल पे अपना डेटा अपलोड नहीं किया गया है, जिसके कारण से जो आरजीएचएस के लाभार्थी जब इन हॉस्पिटल्स में गए थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को मैं कहना चाहूंगा कि उनका डेटा अपलोड नहीं होने के कारण से उनको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो सभी जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस इस वीसी से जुड़े हुए हैं, सीएमएचओस जुड़े हैं, ब्लॉक सीएमओस जुड़े हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वे न सिर्फ स्वयं बल्कि अपनी पूरी टीम का आरजीएचएस जो पोर्टल है उस पर डेटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी आरजीएचएस योजना का लाभार्थी यदि आपके चिकित्सालय में आता है तो उसको ओपीडी और आईपीडी दोनों पूर्णतः निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। थैंक यू सर। सर मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर भंडारी से कि वो जो हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रोफेसर है मेडिसिन के, वो प्रेजेंटेशन दें डेंगू की बीमारियों के बारे में, क्या हमें क्वेश्चन रखना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। थैंक यू। माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य सचिव जी और अन्य उपस्थित महानुभाव, मेरे सारे कलीग्स, मैं जैसा कि आप लोगों की मंशा है और जैसा कि आपने प्रियम्बल में बताया कि डेंगू को हमको इस तरह मैनेज करना है कि डेंगू के द्वारा मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी, यानी कि डेंगू के द्वारा जो 5% लोगों में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके निर्देशन अनुसार हमने पहले भी पूरे प्रदेश के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया था। हमारी एक्सपर्ट टीम जो कि अभी एसएमएस में बैठी है, हमने एक प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनाया है। आज हमारा पूरा उद्देश्य जो डेंगू मैनेजमेंट को आप लोगों से शेयर करने का वो उसका ये है कि हम मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के जो 5% लोगों के पेशेंट्स जो डेंगू के हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस को कैसे बचा सकें और डेंगू के द्वारा होने वाली
मॉर्टेलिटी को कैसे कम कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह कोविड में डेल्टा वेरिएंट एक थोड़ा घातक वेरिएंट था, कोविड की फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव काफ़ी एग्रेसिव थी और उसमें कॉम्प्लिकेशन अधिक हुए, उसको भी हम टाइड ओवर कर पाए बिकॉज ऑफ हमने जल्दी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की प्रक्रिया अपनाई। इसी तरह इस बार जो डेंगू फीवर हमारे प्रदेश में और एशिया में आया है वो डेन 2 और डेन 3 नामक वेरिएंट है जो कि ज़्यादा घातक है। अतः मैं एसएमएस एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और जो एडवाइस की गई है उसको उनके बिहाफ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा ताकि हम डेंगू से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की जल्दी पहचान कर लें और उसका हम सुचारू रूप से मैनेजमेंट करें। फॉर्चुनेटली कोविड में हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, टोटल सपोर्ट सिस्टम बना है, आईपीडी फैसिलिटीज़ बनी है, लैब फैसिलिटीज़ बनी है, वो वर्ल्ड क्लास बनी है। अगर हम उसी अप्रोच के ऊपर उन्हीं फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये फीमेल एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू मॉस्किटो का एक करैक्टर ये होता है कि ये फ्रेश पानी में पाया जाता है, ये ज़मीन से 10-12 इंच में घूमता रहता है। अतः स्पेशली जो बच्चे और एडल्ट्स हैं, अगर वो पूरे कपड़े पहन के घूमें और पानी का संक्रमण और कलेक्शन नहीं होने दे, जैसा कि बहुत प्रोएक्टिवली प्रिवेंशन के बारे में किया जा रहा है। अभी हमारी डेंगू के कारण चिंता क्यों बढ़ी है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारत में डेंगू के 4 प्रकार डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 होते हैं। इसमें डेन 2 और डेन 3 जो डेंगू के प्रकार है वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। अभी WHO ने भी प्रतिपादित किया है कि एशिया में खासकर भारत में भी डेन 2 और डेन 3 डेंगू का प्रकार ज़्यादा प्रिवलेंट है और उसके कारण इनमें टॉक्सिक सिम्टम्स खासकर हेपेटोटॉक्सिसिटी और ब्लीडिंग डायसिसिस अधिक होता है। अतः हमें डेल्टा वेरिएंट की तरह सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी को अगर अर्ली लक्षण भी आते हैं, ये जानते हुए कि ये डेंगू का डेन 2 थोड़ा घातक प्रकार है, हमें सावधानी और प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है, उसका हम जल्दी डायग्नोसिस करें। ये फीमेल एडीज इजिप्टाई होने के कारण संक्रमण है और ये मच्छर दिन में काटते हैं जो संक्रमित जल में प्रजनन करते हैं और लघु दूरी पे उड़ान भरते हैं। अतः हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। डेंगू फीवर के जो लक्षण हैं आप सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बट हमें इन सीजन में चूंकि डेंगू के परिणाम घातक है, अतः कोई भी बुखार हो जिसके लक्षण इस तरह के हो जैसे तेज बुखार हो, सिर दर्द हो, आंखों के पीछे दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, शरीर पर लाल दाने हो, ब्लीडिंग के लक्षण हो और बुखार सामान्यतः 2 से 7 दिन तक होता है, हमें इसको डेंगू लाइक इलनेस समझ के एग्रेसिवली ट्रीट करना है। मैनेजमेंट वादर डेंगू है या डेंगू लाइक फीवर है, इसका हाइड्रेशन और फ्लूइड मैनेजमेंट होता है। चूंकि अभी डेंगू बहुत प्रिवलेंट है और 5 से 10% पेशेंट में घातक परिणाम है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी अधिक बढ़ जाती है। खासकर इसको हम एक ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। इसका तात्पर्य है बहुत ही अधिक शरीर दर्द होना, सिर दर्द होना और आंखों में दर्द होना। आप लोग डेंगू का टेस्ट कराएं या टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करें के एग्रेसिवली मैनेज करें तो हम 5 से 10% लोगों में कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकते हैं। एक ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि छोटी से छोटी जगहों में हमें विलेजेस में इसका ध्यान रखना है। WHO ने डेंगू फीवर की कुछ लक्षण बहुत प्रतिपादित किए हैं। मैं सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी से खासकर छोटी जगह रूरल एरियाज में जो मेडिकल डॉक्टर्स पोस्टेड है उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बुखार का मरीज देखें तो कृपया सिर दर्द की तरफ ध्यान दें, आंखों के पीछे दर्द का ध्यान दें, मांसपेशियों शारीरिक दर्द का ध्यान दें, जोड़ों में दर्द, शरीर पे लाल लाल दाने हो जाएं और कहीं पे भी यूरिन में, स्टूल में, आंखों में कहीं पे ब्लीडिंग हो और सबसे सिंपल छोटी से छोटी जगह में आजकल हमारे यहाँ ब्लड काउंट करने की व्यवस्था है। अतः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को शरीर दर्द, हेडेक के साथ बुखार हो और ब्लड काउंट्स कम हो गए, आप उतनी एग्रेसिवनेस और तत्परता से ये सोचते हुए कि डेंगू लाइक इलनेस हो सकती है, कृपया इसका ध्यान दें। ये पिक्टोरियल व्यू है जो कि डेंगू के लक्षण जो 7 तरीके से पहचाने, ये आप लोगों के लिए बहुत मुख्य स्लाइड है कि इस सीजन में अगर किसी को भी बुखार हो, साथ में सिर दर्द हो
उल्टी जीदोरा हो, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये जो डेंगू का प्रकार है डेन 2, ये लीवर को डैमेज करता है और पहली बार पेशेंट उल्टी जीदोरे से आ सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट लाइट की तरफ देखता नहीं और लाइट बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और लाल लाल शरीर पे दाने हो जाते हैं। मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि इन लक्षणों की आप पहचान करें, डेंगू की टेस्ट की रिपोर्ट की वेट नहीं करें, और पहले 2 से 7 दिन में अगर आपने इन लक्षणों को पहचान लिया तो हम डेंगू के होने वाले विकार से बच सकते हैं। सामान्यतः बुखार उतरने के साथ शुरू होता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में बुखार और ब्लीडिंग होना और प्लेटलेट कम होना, प्लाज्मा लीकेज होना आदि लक्षण होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट्स के अंदर इस तरह की ललाई आ जाती है, जो कि आपने चित्र में देखा है। ये ललाई पहले 3 से 4 दिन में आपको पिकअप करनी है, और इस ललाई को अगर आप पिकअप कर लें तो आगे होने वाले 5 से 10% पेशेंट्स में, जो कि लो प्लेटलेट का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो सकता है, जिसके कारण पेट में, लंग्स में पानी भर जाता है और ब्लड प्रेशर पेशेंट का फॉल हो जाता है। तो आपको इस तरह की पहले कुछ दिनों में ललाई का ध्यान रखना है, जो कि आगे चल के डेंगू हेमरेजिक फीवर का इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक खतरे वाला पार्ट है डेंगू फीवर का। अतः किसी भी पेशेंट जिसको बुखार आ रहा है, अगर उसको किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो, प्लेटलेट कम हो जाती है और प्लाज्मा लीकेज का तात्पर्य होता है कि लंग्स में पानी भर गया है, पेट में पानी भर गया है, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो आपको इसको बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है और तुरंत ही स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को जिसको बुखार आ रहा है, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत अधिक थकावट होती है और पेट में दर्द होता है, ये गॉलब्लैडर के सूजन के कारण, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बुखार के साथ साथ ये उन पेशेंट्स में पाए जाते हैं जिनमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर के साथ साथ हार्ट रेट बढ़ना, हाथ पांव ठंडे पड़ना, अत्यधिक थकावट महसूस करना, पेट में दर्द होना, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। कृपया आप इसका ध्यान रखें। मैं यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हर बुखार वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर नापें। नॉर्मली अपर ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक बोलते हैं, ये पल्स प्रेशर नॉर्मली 40 तक होता है। बट अगर किसी भी बुखार वाले पेशेंट में अपर और लोअर ब्लड प्रेशर का गैप, पल्स प्रेशर 20 से कम हो जाता है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। और प्लाज्मा लीकिंग और शॉक सिंड्रोम का अगर हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और धड़कन बढ़ जाती है, तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। मेरा उद्देश्य ये है कि बुखार के साथ साथ हमें सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन का डे 1 से बहुत ध्यान रखना है, ताकि हम उसको एग्रेसिवली मैनेज करें। आपने सुना होगा एक ट्रायज फिनोमेना होता है। अगर आपके पास 2 डेंगू के पेशेंट हैं और एक डेंगू के पेशेंट में इस तरह के लक्षण हैं, छोटे छोटे लाल चकत्ते हो गए हैं, पल्स प्रेशर कम हो गया है, हाथ पांव ठंडे हो गए, और दूसरे पेशेंट के अंदर इस तरह के कोई लक्षण नहीं है, तो आपको सिस्टेमिक सिंड्रोम वाले, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, को एग्रेसिवली आपको मैनेज करना है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट सडनली बेचैन हो जाए, तेज बुखार के साथ साथ हाथ पांव ठंडे पड़ जाए, धीरे धीरे पेशेंट ड्राउजी हो जाए और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगे, ये आपको पहले 5 दिन में बहुत ध्यान रखने का आवश्यक है। यही पेशेंट आगे जाके डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम और डेंगू के दूसरे कॉम्प्लिकेशन के अंदर चले जाते हैं। अतः पेशेंट का पूरे 5 दिन तक मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। एक, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिसको कि ब्रेक बॉर्न फीवर, सैडल बैक फीवर, एक बुखार का पैटर्न है डेंगू फीवर में। पहले 4-5 दिन बुखार आता है, फिर बीच में 1-2 दिन कम हो जाता है और वापस बुखार शुरू हो सकता है। अतः पहले 7 से 8 दिन आप पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। सबसे सेंसिटिव जो मैंने आपको बताया, ये एक वायरल डिजीज है, और जब बाकी टेस्ट और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उसके ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं। पहले 5 से 7 दिन में जब आपको लगे कि डेंगू लाइक टेस्ट इलनेस हो सकती है, एक पॉजिटिव टॉर्निक के टेस्ट जो कि हर छोटी से छोटी जगह किया जा सकता है, वो आप जरूर करें, जिसमें ब्लड प्रेशर का कफ आप लेके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से बढ़ा देते हैं और क्यूबिटल फोसा
जो कि आपके एल्बो का जो जंक्शन होता है वहां पे अगर ब्लड क्लॉट्स के 15 से 20 से ज्यादा स्पॉट्स बनते हैं तो आप उसको बहुत केयरफुली सस्पेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये साइंटिफिक डिटेल्स है डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम की, जिसके अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं और प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाता है। यहाँ मैं डॉक्टर कलीग से बताना चाहूंगा, प्लाज्मा लीकेज एक तरह का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट के अंदर एक प्रकार के, उदाहरण के तौर पे डेन 1 वायरस का एंट्री होती है, उसके रिस्पांस में कुछ एंटीबॉडीज बनती है, और अगर उसी पेशेंट में दूसरे प्रकार के डेंगू वायरस का प्रवेश हो जाता है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो डेंगू शॉक सिंड्रोम पैदा कर देता है। अतः हमें पेशेंट के मैनेजमेंट में हर छोटे से छोटे मेडिकल फैसिलिटी पे हमको प्लाज्मा लीकेज के बारे में बहुत ध्यान रखना है, सर्कुलेटरी फेलियर, ब्लड प्रेशर फॉल होने के बारे में ध्यान रखना है। प्लाज्मा लीकेज का डायग्नोसिस हम सीटी सोनोग्राफी के द्वारा लंग में पानी भरना, एब्डोमेन में पानी भरना, जिसको कि एसाइटिस बोलते हैं, और गॉल ब्लैडर थिकनिंग के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं। आप सभी लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं कि हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। NS1 एंटीजन जो कि पहले 2 से 7 दिन में उपयुक्त अवेलेबल है, IgM 5 दिन के बाद बनना शुरू हो जाती है, और IgG एंटीबॉडीज डिलेड डेंगू टेस्ट को पॉजिटिव होती है। डेंगू जांच के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट NS1 एंटीजन है, जिसको एलाइजा के द्वारा किया जाता है। IgM बुखार आने के 3 से 5 दिन बाद पॉजिटिव आता है, और IgG पूर्ण रिकवरी के बाद पॉजिटिव आता है। अगर किसी व्यक्ति में IgM पॉजिटिव है तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो अभी भी 3 से 5 दिन वाले फेज में हैं, और हमें कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है। एक मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रैपिड कार टेस्ट, जो कि छोटी जगह और विलेजेस में काफी कॉमनली यूज किया जाता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। कंटिन्यू करो। मैं बताना चाहूंगा कि रैपिड कार्ड टेस्ट जो कि छोटे जिलों में और हॉस्पिटल्स में किया जाता है, इसकी सेंसिटिविटी कम है। अतः आप लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। रैपिड कार्ड टेस्ट बहुत केसेस में नेगेटिव पाया जाता है विद डेंगू कॉम्प्लिकेशन। अतः आप बहुत केयरफुली क्लिनिकल असेसमेंट करें और पहले 5 से 7 दिन होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बचाएं। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड चार्ट है। NS1 एंटीजन एक डे 1 से डे 9 तक पॉजिटिव हो सकता है। IgM एंटीबॉडी 3 से 5 दिन के बाद पॉजिटिव आ जाती है, और IgG पूर्ण रिकवरी के बाद पॉजिटिव आ जाती है। ये एक टेस्टिंग प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। CBC में प्लेटलेट कम होना इसमें कॉमनली पाया गया है। टोटल ब्लड काउंट्स कम होना शुरू में पाया जाता है। इससे आप केयरफुल रहें कि ये वायरल इलनेस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पेशेंट का हेमेटोक्रिट, जो कि PCV भी कहते हैं, अगर वो बढ़ जाता है, इसका तात्पर्य कि आपको पेशेंट को हाइड्रेट करना है। अतः छोटी से छोटी जगह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि CBC की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि डेंगू लाइक इलनेस है, और अगर काउंट्स कम है और हेमेटोक्रिट ज्यादा है, आप उसी तत्परता से, उसी एग्रेसिवनेस से इसको ट्रीट करें ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और यही इंपॉर्टेंट ये है, दूसरे तरह के ब्लीडिंग डायसिसिस भी इस पेशेंट में हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं जैसे बता चुका हूं, हर जगह आजकल लीवर प्रोफाइल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर पहले दिन से ही आप लीवर फंक्शंस को मॉनिटर करें, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये जो डेन 2 प्रकार डेंगू जो वायरस हमारे यहाँ अभी प्रिवलेंट है, ये लीवर को ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर पेशेंट का डेंगू टेस्ट रिपोर्ट नहीं भी आई है, ब्लड काउंट्स कम है, प्लेटलेट्स कम है, और उसके SGOT SGPT बढ़े हुए हैं, आप उसको डेंगू लाइक इलनेस मान के एग्रेसिवली ट्रीट करें ताकि हम होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। एक मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि पेशेंट का जितना जल्दी आप डायग्नोसिस करेंगे, आपने देखा होगा कोविड के दौरान
इवन जब कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता था, हम लोग HRCT करके अर्ली कोविड निमोनिया पिकअप कर लेते। उसी तरह डेंगू में कॉम्प्लिकेशन होता है प्लाज्मा लीकिंग और फ्लूइड लीकेज के कारण। अतः सोनोग्राफी में आप गॉलब्लैडर की थिकनिंग को एसेस कर सकते हैं, लीवर की साइज को कंफर्म कर सकते हैं, लीवर बढ़ गया है, फेफड़ों और हार्ट में पानी भरने को आप कंफर्म कर सकते हैं। ये सभी डेंगू के गंभीरता के लक्षण हैं। अतः किसी भी पेशेंट में अगर आपको डेंगू लाइक लक्षण लगते हैं, कृपया प्रोएक्टिवली ये टेस्ट भी करें, जिससे डेंगू के होने वाले 5 से 10% पेशेंट में हम ये कॉम्प्लिकेशंस पिकअप करके उनके होने वाली सीवियरिटी को हम बचा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं दूर दराज में बैठे मेरे कलीग्स को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इस सीजन में बुखार है और उसके साथ साथ अगर ये भी लक्षण हैं, तो आप उसको डेंगू लाइक इलनेस समझ के एग्रेसिवली ट्रीट करें। अगर लगातार वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट का पेट दुख रहा है, गॉलब्लैडर में सूजन से पेट दुखता है, डेंगू द्वारा लीवर इफेक्ट होने से वॉमिटिंग आती है, पेशेंट के मसूड़ों नाक में ब्लड आ रहा है, वो भी डेंगू के कारण हो सकता है, पेट और फेफड़ों में पानी भर जाता है, गॉलब्लैडर में सूजन आ जाती है, लीवर की साइज बढ़ जाती है और पेशेंट का हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। डिरेंज लीवर और किडनी फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर डेंगू लाइक इलनेस के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन बताने के लिए आप लोग इन सब लक्षणों का बहुत गहन से अध्ययन करें और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। डेंगू का इलाज लक्षणों पर आधारित होता है। कुछ मरीजों में प्लेटलेट सामान्य होने के बाद भी सीवियर डेंगू हो सकता है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, प्लेटलेट कम होना डेंगू का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट हम डेंगू के द्वारा सीवियरिटी को टोटली प्लेटलेट से लिंक नहीं कर सकते। बहुत मरीज हम देखते हैं जिनमें प्लेटलेट सामान्य होते हैं या खतरे के नीचे नहीं गिरते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख होते हैं, बट उनमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन लाइक लीवर डैमेज, लंग्स में पानी भरना, पेट में पानी भरना, बिकॉज उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। अतः हम डेंगू को पेशेंट को ट्रीट करते हुए एक हॉलिस्टिक अप्रोच यूज करें, क्लिनिकल असेसमेंट यूज करें और प्लेटलेट काउंट्स हमें सिर्फ एक हेल्प करते हैं। डेंगू की गंभीरता केवल प्लेटलेट की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अन्य गंभीर लक्षण दिखने पर भी मरीज को तुरंत भर्ती करके इलाज करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कई पेशेंट्स ऐसे एडमिटेड हैं। मैं आज का ही उदाहरण देना चाहूंगा। प्रेग्नेंट लेडी जिसका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख था, उसको सांस में थोड़ी दिक्कत थी और सडनली उनके नाक में से ब्लीडिंग शुरू हो गया और डेंगू पॉजिटिव था। तो प्लेटलेट नॉर्मल होने के कारण परिवारजन निश्चित थे, बट उनके लक्षण दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के थे, अतः उन्हें तुरंत एडमिट करके मैनेज किया गया। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप क्लिनिकल असेसमेंट करें, दूसरे गंभीर लक्षण होते ही उसका एग्रेसिवली इलाज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के इलाज का मुख्य आधार फ्लूइड मैनेजमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इज फ्लूइड मैनेजमेंट। अगर डे 1 से अगर बुखार इस सीजन में आता है, कृपया पेशेंट को, फैमिली को ये गाइड करें कि वो अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें। 2 से 3 लीटर फ्लूइड, चाहे इलेक्ट्रोल पाउडर हो, नींबू की शिकंजी में सॉल्ट और शुगर हो, छाछ हो, नारियल पानी हो, अगर व्यक्ति फ्लूइड मैनेजमेंट पूरा रखे तो ऊपर दिए गए सारे कॉम्प्लिकेशन हम काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। एक मैं आपको WHO की गाइडलाइंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप बुखार के, डेंगू के या डेंगू लाइक पेशेंट देखें तो उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। ग्रुप ए वो पेशेंट है जो सामान्य मरीज है, जिनको आप घर पे रख के ट्रीट कर सकते हैं और उनको सारा मॉनिटरिंग सिस्टम बता दें कि किस तरह आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, डेली 3 लीटर पानी पीना है, बुखार को कंट्रोल करना है और उनको वार्निंग सिम्टम्स का एजुकेट कर दें ताकि ऐसा होने पे तुरंत आपसे संपर्क करें। ग्रुप बी में गंभीर मरीज आते हैं जिनके की अंदर हॉस्पिटलाइजेशन करना सेफ रहता है, जो कि मैं पहले आपको लक्षण बता चुका हूं, जिनमें वॉमिटिंग हो, पेट दर्द हो, हाई ग्रेड फीवर हो, पल्स प्रेशर और कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, उनको एडमिट करना बहुत ही वाइजफुल रहेगा। और तीसरा ग्रुप सी पेशेंट होते हैं जिसके अंदर क्लिनिकल कंडीशन प्लाज्मा लीकेज, जो कि पेट में और लंग्स में पानी भर जाए, सीवियर ब्लीडिंग हो जाए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो WHO ने 3 क्राइटेरिया बनाए हैं, ए घर पे रखने का, बी और सी हॉस्पिटल में, इसमें क्लिनिकल असेसमेंट, पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन महत्व है। उन्होंने प्लेटलेट का यहाँ मेंशन नहीं किया है। प्लेटलेट काउंट तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जब
हमें हर पेशेंट का मॉनिटर करना है, बट ये ग्रुपिंग कंफर्म करता है कि डेंगू की डेथ को कम करने के लिए, सीरियसनेस को कम करने के लिए डे 1 से बुखार या डेंगू लाइक इलनेस के पेशेंट में हमें इन लक्षणों को बहुत महत्व देना है, साथ साथ ब्लड टेस्ट तो होने ही है। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पे आप बी और सी गंभीर और अति गंभीर मरीजों को आप हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। ये मैं जस्ट समराइज करना चाहूंगा। ग्रुप ए घर पर रहकर इलाज करवाएं, पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड लें, ये बहुत बताएं। ग्रुप बी मरीज को भर्ती करके आईवी फ्लूइड्स दें जिनको कि थोड़े गंभीर लक्षण हैं, और ग्रुप सी मरीज को भर्ती करके लगातार निगरानी रखें। तो आप देखिए कि ग्रुप सी वो पेशेंट है जिसमें आपको सोनोग्राफी भी करना पड़ेगा, एक्सरे चेस्ट भी करना पड़ेगा, पेशेंट को प्लाज्मा भी देना पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो तो ब्लड भी देना पड़ सकता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पेशेंट ग्रुप सी तक घर पे रहते हैं और वो सिर्फ प्लेटलेट काउंट के चक्कर में रहते हैं। पेशेंट में ग्रुप 3 के लक्षण हो जाते हैं, लीवर में जॉन्डिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, और उनकी नॉलेज सिर्फ प्लेटलेट होती है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और वो प्लेटलेट को अपना मार्गदर्शक मान के घर पे रहते हैं। तो कृपया करके क्लिनिकल असेसमेंट बहुत आवश्यक है। अतः हमें इंश्योर करना है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन डिटेरियोरेट होते ही इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेटलेट काउंट हमें ग्रुप बी और ग्रुप सी में पेशेंट को एडमिट करके पेशेंट को इंप्रूव करवाना है। कुछ डूज और डोंट्स है जो हमें अपने पेशेंट से घर पे रहने वालों से शेयर करना पड़ेगा कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट उनको दें, लाइट फूड, न्यूट्रिटिव फूड और पानी खूब दें। रेस्ट एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करके टेम्परेचर को नीचे रखें, और बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल नामक की दवाई लें। कई लोग अलग अलग तरह की दवाइयां लेते हैं, हमें थोड़ा उनका मार्गदर्शन करना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देना है। एक हमें पेशेंट्स को बताना है कि डेंगू या डेंगू लाइक इलनेस में ये जो दर्द की गोलियां होती है, कुछ लोग बुखार के लिए उनको यूज करते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन जो कॉम्बिफ्लेन में होता है, या डाइक्लोरान में जो डाइक्लोफेनेक होता है। इन सबको डेंगू फीवर में हमें नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इनके काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये एक पेशेंट की नॉलेज में होना चाहिए। डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस मुख्यतः बुखार उतरने के बाद भी शुरू हो सकता है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम सैडल बैक फीवर बोलते हैं। जब भी डेंगू फीवर होता है 3-4 दिन बुखार रहता है, 1 या 2 दिन पेशेंट बुखार से फ्री हो जाता है और वो उसमें अपनी ढिलाई छोड़ देता है। ये बुखार ठीक होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए बुखार खत्म होने के बाद भी मरीज की डेंगू की जटिलता के लिए ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। मेरा निवेदन ये रहेगा, पूरे 8 से 10 दिन तक डेंगू या डेंगू लाइक पेशेंट में क्लिनिकल डिटोरिएशन के लिए आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। अगर पेशेंट ग्रुप ए में घर पे भी रहता है तो उसका एजुकेट करें कि वो आपसे कांटेक्ट संपर्क में रहे। आईवी फ्लूइड शुरू करने के बाद फ्लूइड की मात्रा हेमेटोक्रिट के आधार पर निर्धारित करती है। ये एक साइंटिफिक तरीका है, सभी डॉक्टर लोग इससे पूर्ण रूप से एक्वेंटेड है कि फ्लूइड देने का एक तरीका होता है कि किस तरह, कितनी मात्रा में, किस स्पीड से फ्लूइड दिया जाए। जितना साइंटिफिक तरीके से फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे उससे हमें फायदा होता है। बिकॉज मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कि कई अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड नर्सिंग और नॉन डॉक्टर्स फ्लूइड चढ़ा देते हैं, उससे कभी कभी हमें नुकसान भी हो सकता है। अतः एक हमें और चीज ध्यान रखना है कि कभी कभी पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, हमें फ्रेश ब्लड देने की भी आवश्यकता होती है। डेफिनेटली ये सब चीजें हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की जा सकती है। सीवियर डेंगू के मरीजों को कभी कभी ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा सकता है। हम में बहुत फॉर्चुनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है, हमारे ऑक्सीजन पॉइंट्स बहुत अधिक है, ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट है, तो हॉस्पिटलाइजेशन करके पेशेंट को सपोर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लूइड की आवश्यक मात्रा डेंगू की गंभीरता पर निर्भर करती है, जिसको हॉस्पिटल में अच्छी तरह प्लान किया जा सकता है। एक ये प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है। ये प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे SMS एक्सपर्ट ग्रुप ने बनाया है, हम पूरे प्रदेश में सर्कुलेट कर चुके हैं, और कल माननीय मंत्री महोदय के कहने से हमने एक एक्सपर्ट ग्रुप जो कि टेलीफोन पे अवेलेबल है, पूरे प्रदेश में कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर को कोई डिस्कशन करना हो, कोई ओपिनियन लेना हो, कोई इनपुट लेना हो, तो हमारे एक्सपर्ट राउंड द क्लॉक उन फोन नंबर्स पे अवेलेबल हैं, ताकि इस प्रोटोकॉल को हम इफेक्टिवली मेंटेन करें। यही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सर, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और इस प्रोटोकॉल से हम मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, जिसको हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डेंगू में डेथ क्यों होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सीडेंट क्यों होता है। आपने ब्रेक को ठीक नहीं किया, स्पीड अप आपने बहुत बियॉन्ड स्पीड कर लिया, आपने रॉन्ग साइड चलाया, कहीं ना कहीं आपने नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को फ्लाउट किया, तो एक्सीडेंट होता है वो। इसीलिए ये जो हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, एनीमिया है और लंग्स में जो सीवियर प्लाज्मा लीकिंग है, ये हमारे इनिशियल 7 डेज में अगर हम प्रोटोकॉल को फ्लाउट करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रोबेबली ये प्रोटोकॉल पब्लिक एट लार्ज लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी फ्लाउट करती है। जैसा कि हमने आईसी के माध्यम से भी इन लक्षणों को किया, हमने सर्कुलेट किया है, तो इनिशियल 1 वीक के प्रोटोकॉल को हम स्ट्रांगली फॉलो करें ताकि हम ये मल्टी ऑर्गन फेलियर के प्रोटोकॉल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कुछ मैं लेटेस्ट स्टडी आपको बताना चाहूंगा और फॉर माय ऑल डॉक्टर कलीग्स, अगर आप चाहेंगे तो हम शेयर कर लेंगे। ये इंटरनेशनल जर्नल में कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स आए हैं कि कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए, और उसको हम हमारे इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफी हद तक हमने इसमें सक्सेस प्राप्त की है। जब पेशेंट में सीवियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, सीवियर फ्लूइड लीकिंग शुरू हो जाता है, पेट और लंग्स में पानी भर जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो हम अंडर टोटल मेडिकल सुपरविजन गार्डेड वे के अंदर शॉर्ट कोर्स ऑफ मिथाइल प्रेडिसोलोन दे सकते हैं। यदि प्यूरल एफिशिएंट एसाइटिस डायग्नोज होता है तो मरीजों की कम डोज में इंजेक्टेबल मिथाइल प्रेडिसोलोन के कुछ स्टडीज अवेलेबल हैं। ये अंडर सुपरविजन, अंडर एक्सपर्ट केयर, क्रिटिकल डेंगू हेमरेजिक फीवर में देके हम काफी पेशेंट को हम बचा सकते हैं। यदि पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग की संभावना हम विटामिन की और दूसरे मेथड्स दे सकते हैं। 10% से अधिक, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10% से अधिक पेशेंट्स में ब्लीडिंग डायसिस, रिफ्रैक्टिव शॉक और हिमेटोक्रिट कम होने पर मरीज को होल ब्लड भी दिया जा सकता है। सो मरीज को कब ब्लड देना है ये भी डॉक्टर्स लोग हॉस्पिटल में डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा जो कि WHO की गाइडलाइंस है। आप लोग WHO के डॉक्यूमेंट को रेफर भी कर सकते हैं। WHO गाइडलाइंस के अनुसार यदि डेंगू के मरीज में कहीं से कोई रक्तस्राव नहीं है, कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मरीज एकदम एसिम्प्टोमेटिक एकदम सामान्य है, मरीज में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस अवस्था में यदि प्लेटलेट की संख्या 10,000 से अधिक रहती है तो प्लेटलेट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने पेशेंट्स फॉरवर्ड रेफर्ड आते हैं कि अगर पेशेंट में कोई ब्लीडिंग डायसिस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप 10,000 तक हमारे यहाँ पे, अगर आप वार्ड में देखें 60% पेशेंट के प्लेटलेट 10 से 30,000 है, बट हम उनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि कहीं कोई ब्लीडिंग और पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, हम उनको एजुकेट करते हैं। अतः ये एक इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे एक अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाता है और पेशेंट और अटेंडेंट प्लेटलेट के लिए भागते हैं जबकि पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। मैं फाइनल एक मैसेज देना चाहूंगा। डेंगू एक सामान्य वायरल बुखार है। डेंगू बुखार का यदि सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो ये 100% सही हो जाता है। अतः जो 5 से 10% हमारे क्रिटिकल और मोर्टेलिटी हो रही है, हमें फर्स्ट वीक में बहुत एग्रेसिव होना है। डेंगू रोग की जटिलता सामान्यतः मरीजों में डिहाइड्रेशन से होती है। तो कितना सिंपल चीज है, किसी भी बुखार, डेंगू या डेंगू लाइक दूर दराज गांव में आप बस ये मैसेज दे दें, 2 से 2.5 लीटर इलेक्ट्रल वाटर, सॉल्टेड वाटर, नींबू पानी, सॉल्ट शुगर वो जरूर कंज्यूम करें। यदि किसी मरीज में डेंगू के लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द, बॉडी एक, पेट में दर्द, उल्टियां इत्यादि हो तो तुरंत डेंगू लाइक इलनेस मानकर उपचार शुरू कर दें। ये हमारा एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। डेंगू में मुख्य रूप से मरीज को प्रॉपर हाइड्रेट करना जरूरी है। इसके लिए राउंड द क्लॉक पैरासीटामोल और कोल्ड स्पॉन्जिंग का उपयोग करें। यदि मरीज में उल्टियां हो रही हो तो आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल मेडिसिन शुरू कर देना चाहिए। यदि पैरासीटामोल की गोली से बुखार कम नहीं हो रहा हो, एक मैं ये बताना चाहूंगा कि अधिकतर पेशेंट में आजकल डेंगू या डेंगू लाइक में बुखार की गोली काम नहीं करती। ऐसे में इंजेक्टेबल पैरासीटामोल काफी इफेक्टिव होता है। अतः डेंगू में मरीज की स्थिति केवल प्लेटलेट की संख्या से निर्धारित नहीं होती है। प्लेटलेट काउंट के अलावा यदि मरीज में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित हो तो मरीज को गंभीरता से लेना चाहिए। लगातार उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, श्वास में दिक्कत होना, ब्लड प्रेशर कम होना
यूरिन आउटपुट कम होना, अतः आप पेशेंट्स का क्लिनिकल असेसमेंट करें, उसके अनुसार पेशेंट का बहुत ध्यान रखें। WHO गाइडलाइंस के अनुसार यदि डेंगू के मरीज में कहीं से कोई रक्त स्राव नहीं हो रहा है, यह मरीज एकदम सिम्टोमेटिकली सामान्य है, इस अवस्था में यदि प्लेटलेट की संख्या 10,000 से अधिक रहती है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि डेंगू के मरीज में प्लेटलेट 10,000 से अधिक होने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो रहा हो तो प्लेटलेट के अलावा होल ब्लड, प्लाज्मा और विटामिन की लगाना पड़ता है। तो आप देखिए कि किसी पेशेंट में प्लेटलेट 1.5 लाख है, लेकिन उसको इसके कई मैकेनिज्म होते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है, उसको हमें ब्लड के द्वारा रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये एक साइंटिफिक असेसमेंट आप लोग जरूर करें। यदि मरीज के पेट में दर्द, पेट में सूजन अथवा सांस लेने में समस्या हो रही हो किसी भी बुखार के मरीज में, तो मरीज को चेस्ट एक्सरे व सोनोग्राफी कराकर लंग्स में पानी जिसको प्यूरल इफ्यूजन बोलते हैं, पेट में पानी जिसको एसाइटिस बोलते हैं, कंफर्म करना चाहिए। अतः निष्कर्ष ये है कि हमें डेंगू से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए पहले हफ्ते हमको बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखना चाहिए, लक्षणों का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हम डेंगू के क्राइसिस को टाइड ओवर कर पाएंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम SMS की जो बैठी है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि दे आर द वन जिनके सब हमने मिलके ये एक प्रोटोकॉल और प्रेजेंटेशन बनाया है। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। एक और साइड है सर, डेंगू की मोर्टेलिटी और डेथ से बचाने के लिए बच्चों और बुजुर्गों का स्पेशल ध्यान रखें। एक पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लें। हेमरेजिक टेंडेंसी के लिए टॉर्निक टेस्ट, सर ये छोटे से छोटी जगह गांव में और किसी भी डिस्पेंसरी में ब्लड प्रेशर का कर्व बांध के टॉर्निक के टेस्ट होता है, डॉक्टर्स जानते कर सकते हैं, जिसके कारण हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी का एसेस कर सकते हैं कि किसको ब्लीडिंग होने वाला है। और बुखार होने के बाद भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखें। यही मेरा मैसेज होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, आपने बहुत विस्तार से हम सब लोगों को अवगत कराया। अब मैं मेडिसिन के डॉक्टर रमन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस बारे में अपनी बात कहें। डॉक्टर रमन शर्मा जी नमस्कार सर। सर डेंगू के बारे में काफी विस्तार से बात हो चुकी है सर। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सर कि मॉर्टलिटी जो है इन हॉस्पिटल में एकदम से रिड्यूस हो सकती है अगर अपन टाइमली IV फ्लूइड, जुडिशियस IV फ्लूइड यूज करें। तो मॉर्टलिटी सर हमने 2004 से लेकर अभी तक डेटा इकट्ठा किया है, उसमें देखा गया है कि अगर अनट्रीटेड पेशेंट्स हो तो उसमें मॉर्टेलिटी सर डेंगू की 20% से ज्यादा है। और इन हॉस्पिटल हमारी इतने सालों की मॉर्टेलिटी फ्रॉम 2004 तो 1.2% है सर। सो मैजिकल ट्रीटमेंट है सर और सिंपल ट्रीटमेंट है, सिर्फ IV फ्लूइड्स। ये प्री शॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वार्निंग साइंस द्वारा किया जा सकता है कि ये पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि शॉक में अगर जा रहा है तो शॉक का स्टेज P 48 आवर्स तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे दूसरे सेप्सिस वगैरह जैसे दूसरे इन्फेक्शंस में कई बार सर शॉक जो BP लो कई दिनों तक चल सकता है, बट इसमें रिवर्सिबल होता है अगर फ्लूइड दे दिया जाए। और पेशेंट अगर वॉमिटिंग नहीं कर रहा है तो ओरल ORS का घोल बहुत यूजफुल है सर, पैरासिटामोल की गोली बहुत यूजफुल है सर। अच्छा, दूसरी चीज सर ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट और डिक्रीज प्लेटलेट, ये एक कॉम्बिनेशन है विच इज यूनिक टू डेंगू। और डिक्रीजिंग अगर हेमाटोक्रिट है तो इसका मतलब इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। और फ्लूइड्स में बेसिकली रिंगर प्लस सलाइन, ग्लूकोज जरूरत है बच्चों में। अगर ब्लड शुगर लेस देन 80 मिलीग्राम है तो अपने को शुगर कंटेनिंग फ्लूइड जैसे ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज सलाइन ये दिया जा सकता है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है IV फ्लूइड की मॉनिटरिंग। सो हेमाटोक्रिट नॉर्मलाइज हो जाए तब तक अपने को IV फ्लूइड दिया जाना चाहिए। बाद में प्रिवेंशन में मॉस्किटोस का फॉगिंग तो है ही है सर, बट वर्ल्ड ओवर फॉगिंग तो कराते हैं सीजनल डिजीजेस के लिए, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रही कई कुछ पॉकेट्स में। तो पब्लिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सर डेंगू से जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस है उसमें डेंगू हो गया, जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो सर बच्चा का ध्यान रखें तो ये 5-6 बीमारियां जो अपने यहाँ प्रिवेलेंट है वो नहीं होती।
यही इसके साथ है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुधीर मेहता साहब। हाँ, नमस्कार सर। डेंगू के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी ओपीडी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो डॉक्टर्स को एक ट्रायल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस पेशेंट को पहले प्रायोरिटी से देखा जाए। इसका मतलब कि अपने को वार्निंग साइन देखा जाए। नॉर्मली जो डेंगू फीवर जो सिंपल फॉर्म में आता है, जल्दी फीवर, उबाक, उल्टी, रैश, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बट इसमें से कुछ पेशेंट्स हैं जिनको पेट में बहुत दर्द होता है, उनको बहुत उल्टियाँ होती है, हाथ पैरों में सूजन आता है, पेट में सूजन आती है, दांत से नाक से खून आता है, या वो रेस्टलेस होते हैं या कंफ्यूज होते हैं। ये पेशेंट डेंजर साइंस है। उनको इन पेशेंट को प्रायोरिटी से देखा जाना चाहिए और इनको मोर इंटेंसिव मैनेजमेंट करना चाहिए। इसलिए इन पेशेंट जो वार्निंग साइन के साथ में आते हैं उनको भर्ती करना चाहिए और क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। और इन पेशेंट को जब अपन कोई बेसिक जो टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी, उसमें देखें कि लीवर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, हेमाटोक्रिट अगर 20% से ज़्यादा है तो उसको आईवी फ्लू से मैनेज करना चाहिए, प्लेटलेट्स चेक करना चाहिए। बट साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन पेशेंट्स के अंदर कई सूजन तो आ रही है फेफड़ों में, पेट में, पैरों में, और जब साथ में इन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे एक्यूट लीवर फेलियर हो या पेशेंट्स मस्तिष्क जवर हो, एन्केफेलोपैथी या हार्ट अफेक्ट हो या किडनीज शटडाउन हो। तो ये जो साइंस है और सिम्टम्स है, इनको बड़े ध्यान से पेशेंट्स को डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ये पेशेंट्स जिनको इमीडिएटली एडमिट करके इंटेंसिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी। हाँ, नमस्कार सर। सर, अभी जो भारतवर्ष में डेंगू जो 2 है, डेंगू वायरस 2 और डेंगू वायरस है, उसका संक्रमण काफ़ी देखा जा रहा है और ये थोड़ा सा बाकी जो डेंगू वायरस के प्रकार है उनसे कुछ ज़्यादा ही सीवियर इलनेस करता है। मेनली जोड़ों का दर्द होना, प्लेटलेट कम होना, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये सारे कॉम्प्लिकेशन डेंगू 2 वायरस में ज़्यादा है। तो इसमें सर सबसे पहला है कि अपने जो डेंगू कार्ड टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर पेशेंट में अगर डेंगू लाइक इलनेस आती है तो कृपया अपने टेस्ट की रिपोर्ट का वेट ना करें और उसका इमीडिएट मैनेजमेंट चालू करें। अर्ली वार्निंग साइन, जैसा कि भंडारी सर ने बताया कि पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, डिहाइड्रेशन है, या पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है, तो उस अवस्था के अंदर तुरंत उपचार चालू करना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया कि क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट होता है, ये प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होते हैं फिर भी पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट जो बताया गया है कि पहले जो फ्लूइड मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग के साइन लगते हैं तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी, और इसके बाद जो स्टेज आती है वो मेजर ऑर्गन डिस्फंक्शन की आती है। तो अगर अपने को समय रहते अगर अपन वार्निंग साइंस का ध्यान रखें तो मेजर ऑर्गन डिस्फंक्शन की स्टेज से बच सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर एम.एल. गुप्ता साहब। नमस्कार सर। जैसे कि भंडारी साहब ने बताया कि बेसिकली जो डेंगू में और इवन जो कोरोना में भी था, ये जो एज ग्रुप है, एक तो बिलो 1 ईयर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होती है, और दूसरी जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज हो, किडनी डिजीज हो और जैसे लीवर डिजीज हो, उनमें थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है। तो अगर उनको डेंगू बुखार हो जाता है तो उनको प्रायोरिटी पर देख के उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें बुखार की जो दवा है, अपन अगर बुखार डाउन नहीं होता तो 4 घंटे के इंटरवल पर भी दे सकते हैं। यूजुअली 6 घंटे के इंटरवल से देते हैं, पर 4 घंटे के इंटरवल पर भी दे सकते हैं। और इसमें फैमिली को, पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की बहुत जरूरत है। उनको ये बताना है कि अगर बुखार की दवाई देने के बाद भी थोड़ा बहुत बुखार बना रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार बना रहना इसमें कोई इतना खतरे की बात नहीं। बुखार एकदम जो टूट जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो वो खतरे की बात ज्यादा होती है। साथ साथ हमें ये भी काउंसिल करना है मदर को, जो बच्चे को बताते नहीं है, मदर को बताना है कि अगर बच्चा खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे, सुस्त हो जाए बच्चा, सांस तेज तेज लेने लगे, पेशाब कम जाने लगे, उसको बच्चे को उल्टियां होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। अदरवाइज जैसा कि सर ने बताया 3 कैटेगरी में बच्चों को रखते हैं। कैटेगरी ए जिनको माइल्ड सिम्टम बोलते हैं, कैटेगरी बी मॉडरेट और कैटेगरी सी सीवियर वाले। माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स को घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान में रखता है कि उनको पानी खूब पिलाएं, WHO का घोल पिलाएं, लिक्विड नारियल का पानी वगैरह देते रहें, बुखार की दवाई देते रहें। साथ साथ में फैमिली को बताएं कि कोई भी खतरे के संकेत हो तो तुरंत उनको हॉस्पिटल लाएं।
कैटेगरी 2 वाले होते हैं जिसमें वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस में ये है कि बच्चा उल्टी कर रहा है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सुस्त हो रहा है, बच्चा पेशाब कम कर रहा है, पेट फूल रहा है, तो कैटेगरी बी है। इसमें पेशेंट को रिकॉर्ड करते हैं, बीपी अगर ठीक है तो हॉस्पिटलाइज करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं। और अगर तीसरी कैटेगरी जिसमें कि बीपी लो हो जाता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, बिल्कुल जो बीपी रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से कम होता है, वो क्रिटिकल केयर वाले होते हैं, उनको क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है। बच्चों में जैसे कि अडल्ट्स में कॉम्प्लिकेशन होती हैं वैसे ही कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस हो जाता है, पेट में दर्द होता है, कई बार जो है किडनीज काम करना कम कर देती हैं, बच्चे को दौरे भी आने लग जाते हैं, कई बार लंग्स में इन्फेक्शन की होने की वजह से एआरडी से साइड पिक्चर भी आ जाती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन का भी ध्यान रखना है। बच्चों में जब फ्लूइड थेरेपी देते हैं तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें वैसे तो फ्लूइड थेरेपी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, पर इसमें फ्लूइड थेरेपी 2 वे स्वॉर्ड है, तो इसमें फ्लूइड थेरेपी बड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, खासतौर से बच्चों में, क्योंकि कई बार ज्यादा फ्लूइड देना भी नुकसानदायक होता है। तो जब फ्लूइड थेरेपी दें बच्चों में, पहली बात तो हॉस्पिटल में दें अंडर सुपरविजन, और उसका जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे का फ्लूइड का, कि बीपी वगैरह ठीक है कि नहीं, परफ्यूजन एक्सट्रीमिटीज वार्म है कि नहीं है, और जो ही लगे कि ठीक है उस टाइम फ्लूइड कम कर देना चाहिए, अदरवाइज कई बार फ्लूइड ओवरलोड होके भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। डॉक्टर आर के गुप्ता जी। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि भंडारी सर ने बताया कि ये सामान्य वायरल बीमारी है, पर प्रारंभिक 7 दिन तक इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अधिकांश बच्चों में बिना भर्ती भी इनका उपचार किया जा सकता है, और इसमें जो मॉर्टिलिटी है और मॉर्बिडिटी है उससे बचा जा सकता है। 1-2 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें अपने को आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन या डाइक्लोफेनेक नहीं देना है, उनसे बुखार उतर तो जाता है किंतु वो प्लेटलेट को भी डैमेज करते हैं और लिवर को भी डैमेज करते हैं। जब भी बुखार आए कि जैसा कि सर ने बताया कि पैरासीटामोल देना है, और उसकी डोज हम 10 से 15 mg पर kg पर डोज से देते हैं 24 घंटे में 4 से 6 बार। बाकी बुखार के समय यदि कपड़े कम पहनाएंगे, बच्चे को हवादार स्थान पर रखेंगे और पानी खूब पिलाएंगे तो उससे बुखार ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, और फिर भी बुखार 101-102 से ऊपर होता है तो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, सादा पानी की या ठंडे पानी की पट्टी सिर पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पर कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि वार्निंग साइंस के लिए डेली अपने को देखना है, पेरेंट्स को बताना है कि इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आए, खतरे का निशान आए तो आपको लेके आना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब फीवर उतरता है उस समय सबसे ज़्यादा रिस्क होती है बच्चे का बीपी कम होने की, तो उस समय अपने को सबसे ज़्यादा वॉचफुल रहना है। 3 से 5वें दिन जब फीवर कम होता है, और अधिकांश केसेज में प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने अधिकतर जो प्लेटलेट चलाते हैं 10,000, 20,000, 30,000 पर, तो अधिकतर केस में जरूरत नहीं है, कुछ क्राइटेरिया है उसी समय उसकी जरूरत है। और आजकल इस साल पेशेंट्स में लिवर डिस्फंक्शन और सीएनएस डिस्फंक्शन थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। तो जैसे डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि इसमें जो वायरस का स्ट्रेन है DM2, DM3, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और इस साल हमने ये भी देखा है कि जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं जो फीवर के साथ एक्सेसिव क्राई करके आते हैं, वो यूजली डेंगू के पेशेंट होते हैं। इसका आपने को ध्यान रखना है। छोटा बच्चा और चीज़ तो नहीं बता सकता, यदि एक्सेसिव क्राई उसमें है फीवर के साथ तो वो डेंगू हो सकता है। और डेंगू किसी पेशेंट में बहुत सीवियर होता है, किसी में कम सीवियर होता है। इसका कारण यह है कि जो प्राइमरी डेंगू है, जो पहली बार डेंगू हो रहा है, वो यूजली माइल्ड होता है। जिसको एक बार पहले हो चुका है, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले, तो उसको यदि होता है तो वो सीवियर हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर मनीष शर्मा जी। सर नमस्कार। सर जैसा कि भंडारी सर ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा वो परफेक्ट था, और ML गुप्ता सर ने जो कहा कि जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि क्रिटिकल फेज के अंदर आते हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आपको बताऊंगा कि बहुत कॉमनली जो मिस्टेक होती है, जैसा सबने कहा कि प्लेटलेट के ऊपर डेंगू में सारा मैनेजमेंट लोग करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्लेटलेट एक छोटा सा हिस्सा है डेंगू का जो सिंड्रोम है उसके अंदर। तो एक तो प्लेटलेट काउंट के ऊपर फैमिली को काउंसिल करना पड़ता है, अदरवाइज पूरी फैमिली के अंदर पैनिक होता है। रात को 2 बजे 3 बजे की फोन आता है कि 48,000 प्लेटलेट लग गई, हमको प्लेटलेट चढ़ानी है। तो एक्चुअली प्लेटलेट की जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत होती है फिर उस समय पे दिक्कत हो जाती है। दूसरा, जो हमारे पास छोटी जगह से रेफर होके आते हैं, तो वहाँ पे रेफर करने वाले हमारे फिजिशियंस थोड़ा सा फ्लूइड का ध्यान रखें।
वो कोई सा भी फ्लूड GDW या GNS या कुछ भी उनको लगा के वहां भेज देते हैं, जबकि डेंगू के अंदर जैसा सबने बताया कि फ्लूड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी तरीके से या तो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट को काम में लेना है। रिंगर लैक्टेट उन बच्चों में काम में लेना है जिनमें कि लिवर फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं, बाकी बच्चों के अंदर नॉर्मल सलाइन काम में लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा, पेशेंट को डेंजर साइन बताना, क्योंकि ये डेंगू मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप आउटडोर में पेशेंट देख रहे हो तो उसको क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए कि क्या 4 खतरे के लक्षण है और किन पे मेरे को वापस आना है और ये खतरे किस किस दिन बीमारी के ऊपर आ सकते हैं। यानी पहले दिन ही आप उसको बताओगे कि तीसरे चौथे दिन ये होएगा वो होएगा, नहीं, आप उसको अपने फॉलोअप में रखें और दिन प्रतिदिन के हिसाब से उसको डेंजर साइन बताएं और वो उस डेंजर साइंस को आप अपने OPD के अंदर भी मॉनिटर करें, क्योंकि डेंगू एक बहुत ही एक प्रोटोटाइप की डिजीज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं आती। हाँ, दिनों में वेरिएशन हो जाता है, बट यूजुअली कॉम्प्लिकेशन 3 से 5 दिन के अंदर हमारे पास आते हैं। दूसरा, एडमिटेड पेशेंट के अंदर एक ICU के डॉक्टर होने के नाते मैं सारे हमारे इंटेंसिव केयर के लोगों से और जनरल फिजिशियन से निवेदन करूंगा कि डेंगू के पेशेंट के अंदर एवरी 4 आवरली वाइटल्स मॉनिटर होने चाहिए। वाइटल्स में सिर्फ 4 चीजें चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी हार्ट रेट कितनी है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है और उसका सैचुरेशन कितना है। ये 4 चीज से आप बहुत आसानी से डेंगू के मरीज को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा भंडारी सर ने बताया कि पहला साइन शॉक का बच्चे के अंदर नैरो पल्स प्रेशर होना होता है। अमूमन 120-80 अगर हमारा पल्स BP है तो 40 का पल्स प्रेशर होना चाहिए, लेकिन डेंगू के पेशेंट के अंदर ये 20 या 20 से कम होने लग जाता है। ये अर्लीस्ट वार्निंग साइन है कि हमारा पेशेंट डिकॉम्पनसेट यानी शॉक के अंदर जाने की स्थिति के अंदर है। दूसरा, अगर बच्चे को शरीर पे तेज बुखार है लेकिन हाथ पैर उसके ठंडे हैं तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है कि उसको ऑटोनोमस डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, यानी उसका BP गड़बड़ा रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा। शॉक को अर्ली ट्रीट करना होगा। डेंगू का बेसिक मैनेजमेंट, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंजर साइन एंड अर्ली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मशीनें नहीं रिक्वायर्ड है, इसके अंदर बहुत साधन नहीं रिक्वायर्ड है। सिंपल IV फ्लूइड, एक छोटी सी एक नॉमिनल एंटीबायोटिक एंड वाइटल मॉनिटरिंग, इससे 90-95% से ज्यादा पेशेंट्स वापस आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों सबको बताना चाहूंगा कि डेंगू एक तरीके से इम्यून फिनोमिना है। तो कोई भी पेशेंट या माँ बाप जो हमारे यंग एडोलेसेंट्स हैं या यंग अडल्ट हैं, वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम तो बिल्कुल फिट आदमी है, रोज 5 किलोमीटर भागते हैं, 6 किलोमीटर भागते हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी है कि हमको डेंगू से कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं वार्न करना चाहूंगा कि रोबस्ट इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट हैं उनके अंदर डेंगू का ऑटो इम्यून फिनोमिना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दे शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दिस। और RBC ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ये फिजिशियन जब समझे, यानी हेमाटोक्रिट और प्लेटलेट काउंट को और ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन देख के ही उसको करे तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सभी SMS के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर भंडारी को। अब मैं माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास विभाग, उनसे निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्री शांति धारीवाल जी, सम्मानीय रघु शर्मा जी, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय सुभाष गर्ग जी, मुख्य सचिव महोदय और सभी हमारे अधिकारीगण साथी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण साथी और सभी जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से सभी हमारे साथियों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान हमारे विभाग की महिलाओं की आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी, हमारी साथिन बहनें और हमारे विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी मानदेय कर्मचारियों ने जो कोरोना काल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग दिया और राजस्थान की जनता को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचने में, चाहे सर्वे करने का काम हो, चाहे अन्य कार्यों के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी जो सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद भी दूंगी और उम्मीद करूंगी कि डेंगू व अन्य मौसमी बीमारियां जो इस समय चल रही हैं उनमें भी पूर्व की भांति हमारा पूरा विभाग, हमारी सभी विभाग की साथी कर्मचारी जो लगभग 1.25 लाख के करीब है, आप सब लोग सरकार की हर
बात का सहयोग दें। चिकित्सा विभाग ने जो भी हमें बातें बताई हैं उन सब का विशेष ध्यान रख के मैं मुख्यमंत्री जी को भी विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारे विभाग के सभी साथी कर्मचारी मौसमी बीमारियों में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग देंगे और राजस्थान को जो आपकी परिकल्पना है कि स्वस्थ और निरोगी राजस्थान हम रख पाए उसके अंदर अपना सहयोग देंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का कि अपने बजट भाषण 2020-21 के दौरान उड़ान योजना जिसका हमने नाम रखा है फ्री सैनिटरी नैपकिन संपूर्ण राजस्थान की जरूरतमंद महिलाओं और बच्चियों को देने का एक घोषणा की और मैं समझती हूँ भारत के अंदर राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो इस स्तर पे जिसके अंदर स्कूल की बच्चियां भी हैं, कॉलेज की बच्चियां भी हैं, जिसमें हमने समाज कल्याण अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र के छात्रावासों के अंदर रहने वाली लड़कियों को भी जोड़ा है। आंगनवाड़ी के माध्यम से हमारी किशोरी बालिकाएं और हमारी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी जोड़ा है और आंगनवाड़ी के माध्यम से उन तमाम बहनों और बच्चियों को भी जोड़ा है जो किसी भी चीज से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोगों ने आंगनवाड़ी के माध्यम से इस योजना में लेने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन इस योजना का लोगो विमोचन करके इसके उड़ान योजना जिसका नाम हमने रखा है उसका लोगो विमोचन किया और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि इस योजना के तहत हम जो महिलाओं के अंदर गंभीर बीमारियां होती हैं, कई महिलाएं माहवारी की बीमारी की वजह से बच्चादानी की बीमारी की वजह से कैंसर ग्रसित हो जाती हैं, कईयों की मृत्यु हो जाती है और बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां जो सिर्फ माहवारी स्वच्छता की वजह से ही हो रही है। तो उनके ऊपर ध्यान देके हमारा प्रयास है कि राजस्थान की महिलाओं को हम इन बीमारियों से रोक सके, बचा सके और राजस्थान को स्वस्थ बना सके। आगामी 19 नवंबर को मुझे बताते हुए खुशी है कि 19 नवंबर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती का दिवस है। पिछले वर्ष हमने इंदिरा गांधी पोषण जो 4-5 जिलों की योजना थी उसको जोड़ा था। इस बार हम लोग 19 नवंबर को उड़ान योजना को चरणबद्ध तरीके से शुभारंभ पूरे प्रदेश स्तर पे करने जा रहे हैं। प्रथम चरण के अंदर हम समस्त राजकीय विद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र के 228 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 आंगनवाड़ियों को चिन्हित कर उन पर निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण करेंगे और द्वितीय चरण के अंदर शेष लाभार्थी जो कि हमारे इन प्रथम चरण के लाभार्थियों के अलावा हैं, वो बचे हुए लाभार्थियों को हम सैनिटरी नैपकिन का वितरण करेंगे द्वितीय चरण में। हमारी सबकी ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि विशेष तौर पे ये एक ऐसी तकलीफ है जिसको महिलाएं बच्चियां हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को नहीं कह पाती हैं। इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि इसमें विभिन्न विभागों का सामंजस्य हो और मुख्य रूप से महिला अधिकारिता विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से इस योजना को हम लोग राजस्थान में बहुत ही वृहत स्तर पे लागू भी कर पाए और उसको ढंग से मॉनिटरिंग भी कर पाए। आज तमाम जिला कलेक्टर्स और सभी जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चिकित्सा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर्स, हमारे कमिश्नर, डब्ल्यूई की हर स्टेज पे हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग सेक्टर बनाया है। उस आधार पे आप लोगों को इसकी जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी। मेरा तो यही आपसे है कि इस योजना का महत्वपूर्ण योजना का जो सोच और सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है उसको साकार करने के लिए आपको और हमको सबको मिलके बहुत ही तरीके से इस योजना को राजस्थान भर में शुरू करना है, इम्प्लीमेंट करना है और इसका अच्छा रिजल्ट, एक सकारात्मक रिजल्ट आने वाली 1 साल में हमें देखने को मिले कि जो बहनें हमारी माहवारी स्वच्छता के बिना जिनकी डेथ होती है, जो बीमारियों का रेशो आ रहा है, जो डिजीज का रेट आ रहा है, वो हमारे 1 साल में कम हो पाए और महिलाएं इन बीमारियों से ग्रसित न हो, ये हमारा सपना है। मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी का आभार करूंगी कि राजस्थान की इन जरूरतमंद बहनों के लिए आपने प्रथम चरण के अंदर 200 करोड़ रुपए की बहुत ही अच्छा बजट दिया है जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य को हम लोग ढंग से निरोगी रख सके।
बहुत सी ऐसी योजनाएं राजस्थान सरकार के माध्यम से, हमारे विभाग के माध्यम से भी चल रही हैं, जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण की और तमाम तरह की बातों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने महिला नीति भी बनाई है जो 20 साल बाद में रिवाइज हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हमारे विभाग द्वारा किया गया। आज मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी कि उड़ान योजना हमारी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और आप सब लोगों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम इस योजना को बहुत अच्छे स्तर पे लागू कर पाए, इसको चेक रख पाए और जो उद्देश्य है इस योजना का, स्वस्थ नारी स्वस्थ अभिमान जो हमारा है राजस्थान का, कि हम महिला को स्वस्थ रख सकें और राजस्थान का अभिमान बढ़ा सकें, इसके लिए आप सब लोग मिलकर सहयोग दें। राजस्थान की महिलाएं, बच्चियां सयानी हो सके। हमने इसका एक लोगो बनाया है जो आने वाले 19 तारीख को आप सब लोगों को दिखाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं और बेटियां सयानी रहें, अपनी हर चीज को समझें। वो आप लोगों के माध्यम से हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मौसमी बीमारियों में भी हमारे विभाग की तमाम बहनें लगातार काम करेंगी सरकार की हर दिशा निर्देश के आधार पे। और 19 नवंबर को जो हमारी उड़ान योजना को हम शुरू करेंगे, उस योजना में को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान के अंदर क्रियान्वित करके आपकी जो भावनाएं हैं उनको राजस्थान की जनता तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उड़ान योजना पे एक संक्षिप्त एवी है, मैं निवेदन करूंगा उसको एक बार लॉन्च किया जाए। धन्यवाद। मैं माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब से निवेदन करूंगा उद्बोधन प्रदान करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री श्री धारीवाल जी साहब, स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी अधिकारीगण और इस वीसी के माध्यम से जुड़े हुए जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी CMHOs, BCMHOs, ब्लॉक लेवल से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता जो रहती है कि किसी भी तरह से राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को कोई दुख ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे और वो स्वस्थ रहे, फिट रहे। उसमें जिस तरह से कोरोना का शानदार प्रबंधन किया गया और जिस तरह से डेंगू का एक विस्तार हुआ है, उसके मरीज बढ़े हैं, उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए कल भी एक समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उससे पहले भी कर चुके हैं। और आज इसीलिए इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जिला प्रशासन साथ साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे CMHOs, BCMHOs और आयुष डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं या चिकित्सक हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करना और थोड़ा सा एनर्जाइज करना कि कोरोना का जैसा बेहतर प्रबंधन आप लोगों ने किया और वो प्रबंधन सारा देश दुनिया में सराहा गया, उसी संकल्प और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें डेंगू का प्रबंधन नियंत्रण करना है। आपके समक्ष सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी है। मैं तो कलेक्टर्स को और CMHOs को और BCMHOs को और आयुष के लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जब कुछ इस तरह का देखने में मेरे को भी मिला था कि जैसे फॉगिंग की कमी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे, विभाग ने भी दिए थे, लेकिन मशीनों का रखरखाव जब एक क्राइसिस आता है तब हम सतर्क होते हैं। उससे पहले मौसमी बीमारियों से पहले जो प्रबंधन होना चाहिए था, खुद मैं अपने जिले में और दूसरे जिलों में देखा था कि बहुत सारी मशीनें उपलब्ध थी, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो,
वो उसमें से अधिकांश मशीनें खराब पड़ी हुई थी। तो एक तो यह कि फॉगिंग का जो मशीनों का सिस्टम है उसको अपडेट कर लें, जहां जरूरत पड़े तो और भी उसमें देखें, जहां से भी अनुमति आपको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दे रखा है, कोई बजट की कमी नहीं है इस काम के लिए। और दूसरा कहना चाहूंगा कि जो हमारा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट आयुष मिलकर के जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन किया, उसी तरह से डेंगू का प्रबंधन करें। मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है तो बहुत सारी और सुविधाएं आपको दी गई हैं, अन्य विकल्प है जिसका कि हम छिड़काव कर सकते हैं, छोटी छोटी फॉगिंग मशीन लेकर के गाँव में, विशेष रूप से क्योंकि वहाँ तालाब इस तरह से पोखर है, वहाँ पानी भरा रहता है, निकास होता नहीं है, वहाँ लार्वा डेवलप हो जाता है। उन पर ध्यान देना, विशेष सर्वे आप लोगों ने शुरू किए हैं और भी सर्वे और करवाए जाएं। और पूरी मशीनरी ने जिस तरह से पूर्व में काम किया कोरोना के दौरान, उसी तरह से हमें आगे भी काम करना। मैं समझता हूं हमारा जिला प्रशासन और सब मिलकर के इस काम को करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर रघु शर्मा सर को उद्बोधन प्रदान करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय धारीवाल साहब, सम्मानीय सुभाष गर्ग जी, सम्मानीय ममता भूपेश जी, सम्मानीय चीफ सेक्रेटरी साहब, सम्मानीय अधिकारीगण, चिकित्सा विभाग के हमारे सभी परिवार के सदस्यगण, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में तो अभी विस्तार से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बताया गया है और हमारी कोशिश भी रहनी चाहिए कि राज्य में जनहानि नहीं हो। डेंगू के केसेस ज्यादा हैं, लेकिन अन्य मौसमी बीमारियां जो अभी नियंत्रण में है उनके बारे में भी प्रभावी कार्रवाई हम बराबर करते रहें। प्रिवेंशन पे काम करना है ज्यादा। आदमी बीमार क्यों पड़े, बीमार पड़ने के बाद इलाज की जरूरत पड़ती है। अभी पूरे राजस्थान में प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है उसमें कि लार्वा का प्रदर्शन करना है। आईसी एक्टिविटीज हम जितनी ज्यादा इन कैंप्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के वार्डों में कर सकते हैं। आम आदमी अगर जागरूक होगा तो मैं समझता हूं कि ये भी हमें नियंत्रण करने में मददगार साबित होगा। डोर टू डोर सर्वे हमारा चल रहा है, उसमें मेडिसिन की किट, इस बात को इंश्योर करें हम कि घर घर मेडिसिन की किट बटे। सैंपल कलेक्शन का जो सीएम साहब ने डायरेक्शन दिया है, उस स्वास्थ्य विभाग की टीमें अगर कोई बीमार आदमी लगता है तो उसके सैंपल्स घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंटी लार्वा एक्टिविटीज है, फॉगिंग है, जिला स्तर पे जो अलग अलग विभागों के समन्वय की जरूरत है, मैं जिला कलेक्टर से सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन विभागों की मीटिंग कर ले, बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ जिस विभाग की जिम्मेदारी में जो काम आता है उसको जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और पंचायत मुख्यालय तक अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रिवेंशन और बाकी चीजों पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे हम। बहुत ज्यादा लंबी बात मेरे को नहीं करनी, मैं पहले भी बोल चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समन्वित प्रयास करके, ये हर साल आने वाली चुनौती रहती है हमारे सामने, विभाग हर बार करता भी है, कभी कभी कोई मौसमी बीमारी ज्यादा संख्या में आ जाती है। इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और प्रिवेंशन पे भी बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य शासन विभाग श्रीमान शांति धारीवाल साहब से उद्बोधन प्रदान करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री माननीय रघु शर्मा साहब और स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री माननीय गर्ग साहब और राज्य मंत्री ही महिला विकास की बहन ममता जी, मुख्य सचिव महोदय कुलदीप राका साहब, अखिल अरोड़ा साहब,
मैडम गुहा जी, बरलेरिया जी और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज माननीय भंडारी साहब तथा जो भी चिकित्सा से संबंधित अधिकारी पूरे प्रदेश के आज जुड़े हुए हैं और जिला कलेक्टर जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको संबोधित करता हुआ, अन्य नागरिकों को भी संबोधित करता हुआ ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना का भय तो अभी खत्म हुआ नहीं है। मेरे को पता है कोरोना का भय तो खत्म हुआ नहीं, और डेंगू आ गया, आपको मलेरिया आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, और ये इसका टाइफस क्या नाम है इसका, टाइफस आ गया, चिकनगुनिया आ गया। कोई बीमारी मौसमी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसने कि पूरे प्रदेश को आज कब्जे में ले रखा है। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से बेहतरीन प्रबंधन चिकित्सा विभाग के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के खुद के प्रयत्नों से जो ये आपके कोरोना का मुकाबला जिस तरीके से किया, मुझे विश्वास है कि ये राजस्थान सरकार जो है पूरे दम से इन सब सारी बीमारियों को कंट्रोल में लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का संदेश वक्त वक्त पर आता रहता है और वक्त वक्त पर जो है आपकी वीसी के द्वारा या फिजिकली भी जिस प्रकार से वो किया जा रहा है, उससे सारे अधिकारी सचेत हैं। और सचेत होने का नतीजा ये है कि आज इन बीमारियों पे काफी कुछ कंट्रोल किया गया है। वरना एक टाइम था 2017 का कि मैं कोटा से आता हूँ, कोटा में कम से कम भी 600 डेथें हुई थी डेंगू से, 600, जो बिल्कुल अनरिकॉर्डेड है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उनका। 600 डेथें हुई, उन 600 में से कम 100 डेथों के यहाँ तो मैं बैठने गया था, तब बताया था कि साहब वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। इतना जबरदस्त प्रकोप था। लेकिन इस बार इतना प्रकोप नहीं है। ठीक है, 2-2.5 हजार आदमी जयपुर में भर्ती हैं, कोटा में भर्ती हैं 1100-1200 आदमी वगैरह वगैरह। लेकिन जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इंतजाम जो किए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। क्योंकि प्रदेशवासियों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर नगरीय निकायों के द्वारा भी जो है जागरूकता का अभियान चलाया गया है। प्रिवेंशन और एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जा सकता है, और इसी में जो है मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए माकूल इलाज, इसका माकूल प्रबंधन हो। जोन वाइज प्रोग्राम बनाया गया है ताकि जोन वाइज प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पर भी डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसका टाइफस है और ये आपका स्वाइन फ्लू है, अलग अलग मरीजों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल ये रहता है कि नगरीय विकास के विभाग के द्वारा भी इसमें कुछ मामूली योगदान किया गया है। वो योगदान इस प्रकार का है कि करीब करीब 213 नगर पालिकाएं राजस्थान में हैं और उनके करीब 7,500 करीब वार्ड जो हैं उसमें उनमें नगर पालिकाओं में बटे हुए हैं। उन पर करीब करीब 499 फॉगिंग मशीनें ये नगरीय निकायों के पास है। वो लगातार काम कर रही हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, हर तरह की मशीनें हैं और लगातार काम कर रही हैं। मैं ये समझ के चलता हूँ कि करीब करीब कोई 100-200 ही जोन ऐसे रह गए होंगे कि जहाँ पर की फॉगिंग मशीन अभी तक नहीं पहुंची होगी। बाकी फॉगिंग मशीन ने सब जगह काम किया है। और इसी के साथ साथ एंटी लावा जो है आपका ये दवाइयाँ और काला तेल के छिड़काव भी जो है उनके द्वारा किया गया है। हेल्पलाइन भी बनाई गई है, शिकायत आती है, उसी रोज कोशिश ये की जाती है कि प्रतिदिन उन शिकायतों का निवारण हो जाए। नियमित सफाई के लिए खूब कहा गया है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता। सफाई के मामले में पूरे प्रदेश में हमें संतोष नहीं होता। इस बात के लिए अधिकारी फिगर देते रहते हैं, आंकड़े देते रहते हैं, लेकिन हर जगह से शिकायत अगर कुछ आती है नगर पालिकाओं के बाबत और नगर परिषदों के बाबत, नगर निगमों के बाबत, तो सफाई की शिकायत आती है। उस शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके लिए वक्त वक्त पर प्रयत्न भी किए जाते हैं और कुछ सफलता भी उसमें मिलती है। करीब करीब 910 कच्ची बस्तियां हैं और 910 कच्ची बस्तियों के साथ साथ हाई रिस्क एरिया जो है वो भी, उसमें भी निरंतर जो है फॉगिंग की गई है।
इसी प्रकार से हाइपोक्लोराइड और कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव जो है नगर निकायों ने किया है। निकायों में प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकायों ने क्या किया है, किस प्रकार का काम आज दिन भर में उनके द्वारा किया गया है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डेली रोज प्रतिदिन जो है उनसे जवाब मांगा जाता है और काफी कुछ संतोष उस बात से होता है कि उनके द्वारा जो किए गए प्रयत्न है वो काफी सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चिरंजीव स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई, जिसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक को मिलने का के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रारंभ हो सकेगा। तो मेरा जो अभी रघु शर्मा साहब ने जो बात कही, मैं उसी को रिपीट करता हूं कि जिला कलेक्टर्स के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं, उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि वो विभिन्न विभागों की जो भी विभाग इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सहायक हो सकते हैं, उनकी बाकायदा मीटिंग करते रहें और मीटिंग करके जो है उनमें आपस में कोऑर्डिनेट करके इस प्रकार का प्रोग्राम बनाते रहें ताकि जो है इस बीमारी पर किसी प्रकार से काबू पाया जा सकता है। इतना ही मेरा निवेदन है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश मुख्यमंत्री जी के आदेशों से जिस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इन बीमारियों पर भी जो है वो इन बीमारियों पे भी नियंत्रण करने का जो है हर संभव जो प्रयत्न हमारी तरफ से चल रहा है उसमें हम सफल होंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हमें उद्बोधन और मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करें। पूरी साथी चांदी धारीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस कुलदीप रांका जी, श्रीमती श्रेया गुहा जी, कुंजीलाली मीना, वैभव गलेरिया जी, दीपक नंदी जी, उर्मिला राजौरिया जी, डायरेक्टर ICDS, रश्मि गुप्ता जी, आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग DPR साहब, पुरुषोत्तम शर्मा जी, गौरव बजाज जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी और तमाम उपस्थित संभाग स्तर बैठे हुए कमिश्नर साहबान, जिला कलेक्टर साहबान, CO नगर परिषद, जिला परिषद, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज मेडिकल कॉलेजेस, जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ, सब बैठे हैं यहाँ पर। जितने भी अधिकारी हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। सबका नाम नहीं लेते हुए, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी बैठे हुए हैं, आशा सहयोग भी होंगी। जो माहौल बनाया गया है, जैसे आपने कोरोना काल के अंदर, उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही, राजस्थान को लेके सबको जाता है। और ये विषय ओपन है पब्लिक के लिए भी। तो करीब मेरे पास फिगर आए, करीब 55,000 लोग अब इसको देख रहे हैं। और क्योंकि रिकॉर्ड हो जाता तो बाद में भी कोई देखना चाहता तो देख सकता है, यूट्यूब से भी और अकाउंट से भी। तो ये प्रयोग जो अपन ने किया कोरोना काल के अंदर, आप सबको जोड़ करके जो बातें कही गई, करीब 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। और ये प्रयोग ऐसा रहा कि अब तो कई राज्यों में भी और अपने राज्य में भी लोग कहने लगे साहब कि ये अब हैबिट पड़ गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो पहले नहीं थी। पहले था पता नहीं इसका कितना मैसेज आएगा, अब लगा है कि आप इसके माध्यम से भी पूरे प्रदेश के अधिकारियों को एक साथ में एक सलाह दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ी भागीदारी अदा कर सकते हैं। यही सोच करके जो अनुभव थे कोरोना काल के, वही सोच करके हमने कल ही तय किया कि हम क्यों नहीं डेंगू को लेके भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरी पब्लिक के लिए करें। वैसे मंत्री जी ने पहले भी पूरा मॉनिटर किया अपने विभाग को, और डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि इन्होंने सब डॉक्टरों को जोड़ के राजस्थान भर के आपस में एक्सचेंज के व्यूज
कि किस प्रकार से हम मुकाबला करें डेंगू का भी, क्योंकि ये मौसमी बीमारी हर बार आती है, चाहे चिकनगुनिया के नाम से हो या स्वाइन फ्लू के नाम से हो। स्वाइन फ्लू का भी कोई जमाना था, उसमें लोग बहुत घबरा गए थे, सरकारें घबरा गई थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। और अब वो स्वाइन फ्लू 2-3 साल पहले से ज्यादा कैजुअलिटी किए थे, अब तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो राजस्थान की जो एक अलग शान बनी है देश के अंदर, और मेडिकल में हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहल करी है फ्री मेडिसिन से, फ्री टेस्ट से। अभी कोरोना काल में पूरा इलाज फ्री आप लोगों ने किया है, CT स्कैन तक फ्री करी, दवाइयाँ चाहे कितनी कीमती हो वो सब फ्री दी गई। मैनेजमेंट बहुत शानदार रहा, डॉक्टर का, नर्सेज का, आम जनता का भी, पब्लिक को लॉकडाउन के दरमियान में भी, पुलिस प्रशासन का भी, कांस्टेबल तक का भी, को भूखा नहीं सोना चाहिए। तो एक भीलवाड़ा मॉडल आज ही पूरे विश्व के अंदर वही काम कर रहा है। जो भीलवाड़ा मॉडल का मतलब था, जो स्टेप उठाए गए, तो पहली बार जो वहाँ पर कोरोना से जो लोगों को तकलीफ हुई, तो उसके बाद में रोके कैसे पता नहीं। उस वक्त तो माहौल ऐसा बन गया था, पहली लहर में पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, बहुत भय था। हालांकि ना ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर की ज़्यादा जरूरत पड़ी, तो माहौल बन गया। उसी माहौल के अंदर वहाँ के जिला प्रशासन ने भी, वहाँ के कलेक्टर ने भी, और यहाँ के अधिकारी जो हमारे थे वो मंत्री जी ने, सब ने ऐसा माहौल बनाया कि भाई मॉडल अपना में बन गया। और भीलवाड़ा मॉडल की बात हमने नहीं करी, भारत सरकार की हेल्थ मंत्रालय ने बात करी मीडिया के सामने। तो वो जो एक माहौल बना है देश राजस्थान के अंदर, अब हमने कहा है 19 में सरकार बनती है निरोगी राजस्थान प्रिवेंशन मेडिसिन का जो विभाग है आपका, उस विभाग को हम लोग चाहते स्ट्रेंथन करें। अभी आपके यहाँ विभाग है मेडिकल कॉलेज के अंदर, पर वो उस रूप में जो एक्टिव होना चाहिए, जिस रूप में उसमें रिसर्च होनी चाहिए, जिस रूप में पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलने चाहिए कि बीमारियों से कैसे बचा जा सके, उसकी थीम वो है। वो बिना अवेयरनेस के संभव नहीं है। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम बड़े रूप में चलाने का हमने लॉन्चिंग भी कर दिया था 2019 दिसंबर में मेरे ख्याल से, पर 2 महीने बाद में कोरोना आ गया तो वो काम रुक गया। अब मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप ये डेंगू के साथ साथ में वापस पुनः हम उसका अभियान शुरू करें, अभियान के रूप में, कि अगर बीमारियों से लोग बचते हैं तो ये तो स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। दूसरा जो लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च होते हैं सरकार के भी, उसकी बचत भी होती है। जैसा भी ममता भूपेश जी ने कहा, जो सैनिटरी नैपकिन की बात है, अब ये संकोच की बात नहीं रही। कोई जमाने में संकोच होते थे बात करते हुए भी, वो जमाना देखा बचपन में। अब आधुनिक 21st सेंचुरी है, सब बच्चे समझते भी हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, शिक्षा का परसेंटेज बढ़ गया है। पहले बहुत कम परसेंटेज में शिक्षा थी, बच्चे भी समझते, बच्ची भी समझती है। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगी, जितने भी आपके जो गांव की इकाइयां हैं, उन सबको चाहिए कि बड़े रूप में वो इस अभियान को चलाएं। जो उड़ान आपका नाम दिया है, और 150 करोड़ रुपए रखना कोई मामूली बात नहीं है। उससे अंदाज कर सकते हैं कि 150 करोड़ रख के हम उन गाँव की महिलाओं को, जो इन बातों को समझती नहीं है कि नैपकिन का क्या फायदा है, सैनिटरी नैपकिन का, जो जिस प्रकार से वो उसके अभाव में जिस प्रकार से बीमारियां फैलती है, इन्फेक्शन होता है महिलाओं को, वो बीमारी बढ़ती बढ़ती पता नहीं क्या रूप ले लेती है महिलाओं में। किस प्रकार अस्पताल में जाना पड़ता है, उनको टाइम वेस्ट होता है, हेल्थ खराब होती है, कई लोग तो मैं समझता हूँ गंभीर बीमार हो जाते हैं।
तो ये इसका कोई अंत नहीं है। और ये इतने गांव में कहाँ आप ये नैपकिन की बात किसी ने सोची होगी। पर मैं समझता हूँ कि बजट इतना बड़ा रखना पहला राज्य होगा देश के अंदर जिसने एक प्रयोग किया। अब डिपार्टमेंट का ये काम है कि डेंगू की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसके बारे में तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर्स गणों ने, एक से बढ़ के एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, सबने अपनी बात कही। मुझे खुशी है कि जब कभी इनको बुलाया गया है पूरी डॉक्टर की टीम आती है और पब्लिक को एजुकेट करती है। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद दूंगा। और ये डेंगू का जो है मामला, ये भी बहुत खतरनाक है, फैल रहा है सब जगह। और ये पहली बार ही मैंने सुना है कि इतने बड़े रूप में डेंगू आया है। डॉक्टरों से बात होती रहती है तो वो भी बता रहे थे कि साहब इस बार जो हमला हुआ है डेंगू का वो इतना बड़ा रूप में पहली बार हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में जब ये 2 महीने पहले डेंगू आया था तो करीब 70 लोग मारे गए थे, नेशनल न्यूज बन गई थी उसकी। तब से ही हमारे राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के मंत्रालय ने तय कर लिया कि हम पहले से ही ऐसे कदम उठाए अवेयरनेस के, जो शासन विभाग के माध्यम से, स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से फॉगिंग वॉगिंग की बात जो शुरू की गई। विभाग ने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए। जनता को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, किस प्रकार उनको बिहेव करना गाँव में भी जहाँ पानी रुके हुए हैं वो स्वच्छ पानी में होता है। ये भी बड़ी बात है कि अलग अलग रूप है सबके। मलेरिया अलग तरह के पानी में होता है तो ये शुद्ध पानी में होता है, साफ पानी में होता है डेंगू। तो ये तमाम पब्लिक को समझाने वाली बातें हैं और ये अभियान अपने शुरू कर दिया। अभी भी जो मरने के आंकड़े हैं वो अखबारों में आते हैं अलग अलग। कुछ अखबार वाले लिखते हैं अभी तो आंकड़े कम किए जा रहे हैं, कम बताए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, सभी लोग बैठे हैं अधिकारी लोग, हमें कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है। जितना आंकड़े सही होंगे उतना प्रबंधन सही होगा। आंकड़ों के आधार पे तो सरकारें फैसले करती है। आंकड़ों के आधार पर ही आप जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं, आप प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, चाहे स्टेट लेवल पे हो, विभाग हो, सरकार के बजट हो, आंकड़ों के आधार पर ही फैसले होते हैं। तब जाके हम ईमानदारी के साथ में सेवा कर सकते हैं। भारत सरकार से हमारी शिकायत रहती है NSSO के आंकड़े छिपाए गए 2019 के चुनाव के पहले, क्योंकि आंकड़े उनके खिलाफ आ गए थे। बेरोजगारी के आंकड़े आ गए थे खिलाफ में, काफी कुछ हुआ। इतनी आलोचना मैंने देखी उस वक्त में तमाम देश के संपादकीय अखबारों में, तमाम मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। इतने आर्टिकल खिलाफ लेके गए कि अगर आप NSSO के आंकड़े भी छिपाएंगे तो जितने भी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो आगे की प्लानिंग ढंग से कैसे कर पाएंगे। आंकड़ों के खेल है जिसके आधार पर प्लानिंग कमीशन भी जो पहले था या अब नीति आयोग है वो आगे की योजना बना सकता है। आंकड़ों का ये महत्व होता है। हमें क्या मतलब, अगर जितनी डेथ हुई है, हाँ हमारी कोई लापरवाही रही है डॉक्टरों की किसी अस्पताल में तो सामने आ जाएगी। अगर लापरवाही नहीं है तो हमें चिंता किस बात की है। आंकड़े हम सही बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। और आंकड़ों के आधार पर ये कोई छिपाने की बात होनी नहीं चाहिए। कोरोना काल में भी ये बात कही गई थी। राजस्थान में हमने उस वक्त भी कहा था कि हमारे आंकड़े छिपाने के रिवाज नहीं है। अब उसके बाद में कोई लोकल लेवल पर कोई आंकड़े कोई टेक्निकली नहीं बता पा रहा है या टेक्निकली नहीं उसको जोड़ पा रहा है, अलग बात है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, एक तरफ तो आप इसको डेंगू को लेके आप अभी से व्यवस्था जो कर रखी है आपने, आज आपने बहुत अच्छी बातें कही तो डॉक्टर्स गणों ने। मैं समझता हूँ पब्लिक जो सुन रही है वो आगे जाके बात फैलाएगी, बात करेगी इसकी क्या गंभीरता है, किस रूप में हमें समय पर अस्पताल जाना है, इलाज करवाना है। और मैं समझता हूँ उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और डेंगू की जो प्रॉब्लम आई है उसको रोकने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और फिर मैं कहना चाहूंगा जो आप सैनिटरी नैपकिन वाली बात है,
उसको भी आप लोग जो बैठे हुए अधिकारी और गांव तक में जो आशा सहयोगी हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि आप इसको जिम्मेदारी निभाएं। और उसके साथ साथ में आप डेंगू का भी, इसका भी देख सकते हैं। जितने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगी हैं, गांव वालों को आप लोग संदेश कर सकते हैं। इस रूप में ये आज मीटिंग रखी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पूर्व के हमारे मंत्रीगणों ने जो बातें कही है और जिस रूप में आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, मुझे विश्वास है कि तमाम मौसमी बीमारियों का धीरे धीरे अंत होगा। क्योंकि बीमारी होता है, तकलीफ होती है तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं। और ये डेंगू तो इतना खतरनाक है, पर ना समझी के कारण कई बार समय पे इलाज होते नहीं है, फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो ये ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि अवेयरनेस और जागरूकता, अलर्टनेस विभागों के अंदर भी, अधिकारियों में भी, जनता में भी समय बनी रहे, तो राजस्थान को हम बचा सकें। और इसमें डीपीआर विभाग है, शिक्षा विभाग को जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ टीचर्स हैं। गाँव के अंदर भी महिला बाल विकास को जोड़ा, अपने स्थानीय निकाय को जोड़ दिया। तो एक तरफ जागरूकता अभियान, एक तरफ आपका स्थानीय निकाय विभाग का बड़ी भूमिका है इसमें। ये फॉगिंग और फॉगिंग के अलावा भी अवेयरनेस करके वो क्या छिड़काव करना, क्या करना वो कर सकते हैं। और लास्ट में जो डॉक्टर्स जो अपने अस्पतालों में पीएचसी सीएचसी में भी गाइड करें ढंग से, और सब में ये आवाज भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ सब पीएचसी सीएचसी सब सेंटर तक में डॉक्टरों को प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए कि डेंगू के वक्त में हमें क्या गाइड करना, कैसे रेफर करना और किस पेशेंट को ज्यादा टाइमली रेफर करना जिससे वो बच सके। ये मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने बहुत इंटरेस्ट लिया। और आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और ज्यादा मेडिकल साइड के अंदर क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या फैसले कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। फॉर्चुनेटली अभी तक तो हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज खोल रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है। 50% केंद्र दे रहा है, 50% हम लोग लगा रहे हैं, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। मेडिकल में आने वाले वक्त में सीटें बढ़ गई है, एमबीबीएस की भी और आपकी पीजी की सब। तो मेडिकल को एक प्रकार से टॉप प्रायोरिटी देकर राजस्थान जो आगे बढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वही माहौल आप सबके सहयोग से बना रहेगा। और जो कोरोना में बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में जो तकलीफ आई थी, वो तकलीफ बहुत भयंकर थी। वहां के जो, क्योंकि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई है अस्पतालों की, तो वहां के निवासी चिंतित हो गए कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो ये तो भरी पड़ी है, कहाँ जाएंगे। ऐसे में लोगों को याद आया जयपुर और राजस्थान याद आया, जहाँ पर शानदार आरयूएचएस के अंदर भी उस सब जगह व्यवस्था की गई कि आपके पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ आने लग गए, दिल्ली के लोग यहाँ तक आए, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो प्राइवेट की जगह प्राइवेट है, उनको हमको डिस्करेज नहीं करते हैं, खाली उनको चाहिए कि वो मानवीय दृष्टिकोण रख करके जो उनकी रेट्स है बिल बनाने की, उसमें जरा ध्यान रखे, जिससे कि आम नागरिक दुखी नहीं हो, क्योंकि उनके बिल बहुत ज्यादा बनते हैं। चिरंजीवी योजना लेके आए हम लोग, उसमें भी आप लोग गाइड करें लोगों को, जो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनको लाभ मिले उसका। और प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व हो सकता है, पर पब्लिक सेक्टर की जो अस्पताल है, पब्लिक सेक्टर के जो संस्था है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और फ्री इलाज हो रहा है, एक तरफ 5 लाख का बिल बन रहा है, 2 लाख का बन रहा है, रात दिन का फर्क है। तो बहुत अच्छा निभाया सरकारी अस्पतालों ने, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, सीएचसी पीएचसी सबने अच्छा काम किया, सब सेंटर तक ने। यही हमारी खूबी है। आप सबको बहुत बहुत दीपावली आ रही है, दीपावली की बहुत बहुत राम राम, मेरी शुभकामनाएं आप सबको।
आप लोग आराम से खुशियों से दीपावली अपने परिवार के साथ मनाएं और दीपावली के बाद में नए संकल्प के साथ में आप लोग सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय करने का पूरा प्रयास करेंगे और आशा मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा सर कि रेगुलर मॉनिटरिंग माननीय मंत्री महोदय के स्तर से भी की जा रही है और जो सीनियर डिजीजेज है उसके ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन उसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। आगे भी इसी ढंग से आपके निर्देशानुसार हम सभी कार्य करने का सतत प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।